आज का टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग ऑन डायबिटीज, लेकिन टॉपिक के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर आप इस कैरेक्टर को याद करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मामला कैसे है, क्या है। शिकारी शंभू। बचपन में आपने में से कितने लोगों ने नाम सुना या पढ़ा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिला दूं। एक कैरेक्टर था जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कावर्ड, डरपोक, और गलती से एक दिन वो किसी शेर के ऊपर गिर गया और शेर गांव छोड़ के भाग गया, और गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है और इसने पूरे गांव को शेर से बचा लिया। और तब से उसके नाम के आगे लग गया शिकारी, शिकारी शंभू। और हर बार उसकी किस्मत साथ देती, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठता कि फिर उसको उसकी किस्मत खुल जाती, फिर वो हीरो बन जाता। और उसके बाद उसने एक गेटअप भी बना लिया अपना शिकारी की तरह, एक ऐसा बंदूक जिसको उसने कभी भी यूज नहीं किया, आता ही नहीं था यूज करने। तुक्के से कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाता कि उसका नाम हो जाता, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले भागता, लेकिन उस चक्कर में ही अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता। आजकल के डॉक्टर, उनका गेटअप, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो उनके अंदर एक शिकारी शंभू दिखेगा। मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या आप सहमत ना हो, तो इस ट्रेनिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जैसे मैं करता ही हूं। पहली पार्ट में ट्रेनिंग, व्हाट आई मीन टू से, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर। जहां जहां आप सहमत नहीं है, आपके पास पेपर हो तो उसको लिख लीजिए क्वेश्चंस, एंड इन नेक्स्ट राउंड वी कैन हैव ए क्वेश्चन आंसर। जब आप सहमत हो जाए तभी उसको माने, नहीं तो वी कैन हैव ए डिबेट अबाउट इट इन द सेकंड पार्ट। हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर है वो लोगों की जान बचाता है, जैसे गांव वालों को लगता है कि वो शिकारी शंभू है तो हमारा गांव सेफ है, लेकिन असलियत क्या है इसको जाने कैसे, उसके लिए हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। क्या लगता है वो एक अलग बात है, बट व्हाट द एविडेंस सेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया में इंसान की बात करें और ऐसा जो डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री के लोग जैसे हम लोग, सबसे पहला कारण मौत का, डेथ का है हार्ट डिजीज। दूसरा कारण है सबसे ज्यादा डेथ का कैंसर, एंड तीसरा कारण है एट्रोजेनेसिस। आपको लग रहा है ये कौन सी बीमारी है? एट्रोजेनेसिस इज द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट रीजन ऑफ डेथ अमंग ह्यूमंस। फर्स्ट इज द हार्ट डिजीज, सेकंड इज कैंसर, थर्ड इज एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस का सीधे भाषा में अगर इसका मतलब बोले, डॉक्टर की वजह से डेथ, दैट इज द थर्ड रीजन। या और सिंपल भाषा में बोलूं, अगर 10 लोग अस्पताल में मरते हैं किसी एक दिन, उनमें से 2 लोगों के मरने का कारण वो डॉक्टर या वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर वो 2 लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो वो जिंदा होते जो अदरवाइज मर गए। इसका ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब 8 लोग, राइट, और जो मरे हैं वो, राइट, या और जो लोग बच गए। कई बार लगता है कि ये इंसान दवाई की वजह से बच गया, वो हॉस्पिटल गया और इलाज हुआ और जिंदा वापस आ गया, डॉक्टर की वजह से बच गया। वो डॉक्टर ये दवाई की वजह से नहीं बचा, वो डॉक्टर और दवाई के बावजूद भी बच गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। In spite of the medicine, in spite of doctors, still he survived. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 3 मई 2016, मेडिकल एरर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि डॉक्टर से जान बचती नहीं है, वहाँ से अगर भाग जाए तो आपकी जान फिर भी बच सकती है, राइट। दैट इज व्हाट इज द मेडिकल एविडेंस सेज। इसको और अगर गहराई से समझें, अभी पिछले हफ्ते कोलकाता में एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉन्फ्रेंस रखा, इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉन्फ्रेंस। उसमें मुझे इनवाइट किया इसी टॉपिक पे बोलने के लिए, डायबिटीज़ पे, और डॉक्टर एस सी मनचंदा, जानते हैं आप कैसे? या एम्स के हार्ट के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। तो मेरा लेक्चर उनके लेक्चर से बाद में था, नेक्स्ट था, तो मुझे उनका लेक्चर सुनने का मौका मिला। उनका कहना यह है कि 36 ईयर्स मैंने एम्स में काम किया, मैंने एक ही बात देखी कि भारत में हार्ट डिजीज 1% भी नहीं बढ़ा, लेकिन हार्ट पेशेंट्स 300% बढ़ गए।
हार्ट की बीमारी नहीं बढ़ी, लेकिन हार्ट के पेशेंट्स बढ़ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। हार्ट की बीमारी और हार्ट का पेशेंट होना दो अलग बात है। उनका ये कहना था, एम्स के हार्ट के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके थे, पद्मश्री अवार्डी हैं, कि कोई भी इंसान आज की तारीख में हार्ट के डिपार्टमेंट जाएगा तो हार्ट का पेशेंट बन के ही आएगा। दैट इज व्हाट ही सेड, ही ऑब्जर्व्ड इन लास्ट। कहते हैं कि इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं उसी रफ्तार से। सो हमें ये लगता है कि दवा खा लिया तो हम जिंदा हैं, दवा अगर नहीं मिलती तो हम मर जाएंगे। वो इसलिए हमें लगता है क्योंकि वो दवाई की आविष्कार वो कैसे हुआ था, वो इन्वेंट कैसे हुआ था, वो हमने कभी सोचा नहीं। क्या लगता है आपको, वो दवाई कैसे इन्वेंट हुई? कोई भी दवाई की बात कीजिए, कोई भी मेडिसिन, जब वो आविष्कार को कैसे हुआ होगा? हमें लगता है कि हजारों साइंटिस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके कई साल तक रिसर्च किया, उसके बाद एक मेडिसिन आई, उसको हजारों ट्रायल हुए होंगे, और जब वो सारे ट्रायल पास कर गए और तब वो आप तक पहुंचा, ऐसा कुछ, राइट? लेकिन ऐसा लगता है, इसका ठीक उल्टा है। फॉर एवरी मेडिसिन, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी वन और टू मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन की बात करें तो वो ऐसा हमें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट व्हाट इज द रियलिटी? ट्रुथ क्या है? मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, 1998 से जस्ट पहले की बात है, थोड़ा पहले की बात है, ब्लड प्रेशर की एक नई मेडिसिन का खोज हो रहा था, सिल्डेनाफिल, कि इससे ब्लड प्रेशर कम होगा। जब भी कोई नई मेडिसिन खोज होता है तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी बॉडी को वो वॉलंटियर करते हैं कि हाँ आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, बदले में इतना पैसा चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो वॉलंटियर्स आए, जैसे कि किसी भी ट्रायल में होता, उनको वो दवाई खिलाई गई और ट्रायल का एक पीरियड था कुछ समय का, उसके बाद वो ट्रायल खत्म हो गया। लेकिन ये पाया गया कि ट्रायल खत्म होने के बाद जब उनसे बाकी दवाई जो बची थी वो वापस मांगा गया, कोई दवा देने को तैयार नहीं था। नहीं हम घर ले जाते हैं। नहीं, ये क्या बात? ट्रायल खत्म हो गया, जो रिमेनिंग मेडिसिन यू गिव बैक, आपको क्या काम? नहीं हम घर ले जाते हैं। बाद में पता चला कि वो दवाई खाते ही उनका इरेक्शन बढ़ जाता है, पेनिस इरेक्शन, राइट? दे कैन गेट ए बेटर सेक्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट? और वहाँ पे इन्वेंट हुआ एक अलग मेडिसिन, वियाग्रा का आविष्कार ऐसे हुआ, तुक्के से, राइट? वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के आविष्कार करने चले थे, लेकिन देखा अरे ये तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन ठीक हो रहा है, उनको तो मजे आ गए, तो ऐसा करो इसको ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ो, इसको वियाग्रा बना दो, दुनिया का बेस्ट सेलिंग मेडिसिन। लेकिन जब भी कोई बीमारी आती है साथ में, जब भी कोई दवा आती है साथ में बीमारी भी लेके आती है। अगर वियाग्रा बार यूज करेंगे तो नई बीमारी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रायप्टिज्म। प्रायप्टिज्म मीन्स परमानेंट इरेक्शन, राइट? चाहे ना चाहे इरेक्शन रहेगा ही रहेगा। अब कितने लोगों को ये चाहिए वो तो अलग ही बात है, राइट? लेकिन इसके लिए भी एक दवाई और है कि वो खा लो तो इरेक्शन विल बी गॉन अगेन। सो ये एक अजीब सी बात है, और ये सिर्फ एक दवाई की बात नहीं, किसी भी दवाई की बात करेंगे उसकी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो वो कुछ और करने चले थे, कुछ और आ गया, उसको बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक मेडिसिन है रोगेन। 1950 में वो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज किया गया। फिर देखा गया कि अल्सर की ट्रीटमेंट करते करते देखा गया जिन लोगों पे अल्सर की ट्रीटमेंट कर रहे थे उन सबका ब्लड प्रेशर कम होने लगा। अरे इससे तो ब्लड प्रेशर कम होता है, चलो इसको अल्सर की ट्रीटमेंट छोड़ो, इसको ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। सो 1979 में वो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन बन गया। लेकिन ये देखा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए दिया गया, ब्लड प्रेशर तो उनका काम हो ही रहा था, लेकिन साथ में उनके बाल भी आने शुरू हो गए। लोग खुश थे, ये तो अच्छा साइड इफेक्ट है, लेकिन तब तक खुश थे तब तक जब तक कि बाल गलत जगह पे न आने लगे, नाक के ऊपर आने लगे, होंठ के ऊपर आने लगे, तब गड़बड़ हो गई, यार ये क्या है, तो इसको ब्लड प्रेशर की गोली से बैन कर दो। और अभी की बात है, कुछ समय पहले दोबारा लॉन्च किया ब्यूटी प्रोडक्ट, उसका लोशन बना दिया, सिर पे लगा, बाल हो गए। लेकिन इसके बाद और क्या साइड इफेक्ट होगा वो तो वक्त ही बताएगा। सो एज इफ यू आर गिनी पिग, क्या होने वाला है वो पहले नहीं पता है। वो आप जो इस्तेमाल करेंगे साल, 2 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, वो आपको तब पता चलेगा, या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन को भुगतना पड़ेगा तब पता चलेगा। सो वो तुक्का है, वो तुक्का ऐसा लगता है बैठ गया, वो जो शिकारी शंभू की तरह, वो साइंस नहीं है, इट इज ए तुक्का, फ्लूक लग गया, राइट? सो आज का टॉपिक है डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव दवा सल्फोनिलयूरियाज। सो अगर उसकी इन्वेंशन की बात करें तो वो कैसे आया था? 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को देते थे निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए, और देखा गया कि जिन जिन सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के लिए दिया उन सबके ब्लड शुगर भी लो होने लगे। तो जाहिर सी बात है
एक नया आविष्कार हो गया, एक नई दवा आ गई, डायबिटीज की दवा, राइट? दैट इज हाउ इट इज बीइंग इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड। और इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। दवाई के साथ साथ बीमारियों का भी आविष्कार होता है या डिस्कवर होता है। मेडिकल साइंस ने अभी तक 30,000 बीमारियां डिस्कवर कर ली हैं, यानी कि आप 30,000 तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक काम कीजिए, जितने सारे ब्लड टेस्ट है सारे अप्लाई, आप किसी डॉक्टर का अलाउ करते हैं, आप सारे ब्लड टेस्ट कर दो, सारे एडवांस इमेजिंग टेस्ट कर दो, जेनेटिक टेस्टिंग कर दो, और अगर ये सारा कुछ करे, हर इंसान डिफेक्टिव निकलेगा। कोई भी इंसान हेल्दी रह ही नहीं सकता। हेल्दी से वही रह जाएगा जो वो टेस्ट नहीं कराएगा। सो यू आर हेल्दी बिकॉज यू डिडंट गो फॉर द टेस्ट, राइट? मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि कोई हेल्दी इंसान बचा ही नहीं अब। सो इसको अगर मेडिकल भाषा में इसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटलोमास। इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में? यहाँ के एक कवि हैं आपके हरियाणा के ही हमारे, राजेश चेतन, नाम सुना आपने किसी? राजेश चेतन हास्य कवि हैं। अभी लास्ट वीक वो हमारे राजेश चेतन जी को दोस्त वगैरह आने वाले थे, क्या मुझको? ओके, सो लास्ट वीक हमारे ऑफिस में आए अपनी वाइफ को लेके, और फॉर एन एडवाइस कैंसर, लंग कैंसर के लिए। मैंने कहा पहली बार डायग्नोस कैसे हुआ? कहा डॉक्टर साहब 1 साल पहले की बात है, और पैरों के एक्सरे के लिए गए थे, और वहाँ पे कैमरा लंग्स की तरफ मोड़ दिया और कहा आपको तो ट्यूमर है, बायोप्सी करानी पड़ेगी, और पैर का तो पता नहीं वहीं का वहीं रह गया, अभी ये कैंसर का इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा कोई सिम्टम है आपको, कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ तो नहीं है, तकलीफ ये है कि डॉक्टर ने बोला कुछ हो सकता है। सो याद रखिए, दवाइयों से या इस इलाज से सिर्फ एक ही तरह के इंसान को फायदा हो सकता है, वो इंसान जो उसको बेच रहा है, द वन हु इज सेलिंग द ड्रग्स। कोई पेशेंट को फायदा नहीं हो सकता ना। यहाँ पे डॉक्टर ने उसको डरा दिया। एक बात आपको समझनी होगी कि जैसे हमें पिंपल निकलते हैं और वो अपने आप ही खत्म होते हैं, सिमिलरली बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे समझ के बियॉन्ड है। उसमें कुछ माइक्रो ट्यूमर होते हैं, कुछ पॉलिप्स होते हैं, अलग अलग तरह के, राइट? सिस्ट होते हैं, वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, खत्म होते हैं, बनते हैं, फिर खत्म होते हैं। लेकिन अगर आप आँख गड़ा के उसको ढूंढेंगे, फिर उसको फोकस कर लेंगे लेंस की तरह, बिल्कुल और क्लोजअप कर लेंगे, फिर उसको छेड़ेंगे, तो जैसे वो छेड़ेंगे दैट बिकम्स कैंसरस। फिर डॉक्टर बोले देखा ना, हमें तो पहले शक था कैंसर था नहीं, लेकिन जैसे ही आप किसी भी पॉलिप को, किसी भी ट्यूमर को, किसी भी सिस्ट को या आउटग्रोथ को छेड़ेंगे, द मोमेंट यू डू इट, इफ यू डू इट फॉर 3 times, देन इट क्विकली कम्स इनटू अ कैंसरस ट्यूमर। अंदर की बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने बचपन में किया होगा कि कोई पिंपल हो गया, आपने उसको खरोच दिया, फिर क्या हुआ? वो चला गया और बढ़ गया, और बढ़ गया, फिर आपने दोबारा खरोच दी तो और बढ़ गया, राइट? द सेम बिहेवियर इज देयर इनसाइड द बॉडी, राइट? वहाँ पे आप देख नहीं सकते, बाहर आप देख सकते हैं। तो वो पिंपल्स हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। वो हमारा बॉडी कोई फैक्ट्री से निकला हुआ माल नहीं है जिसका पूरे डायमेंशंस पहले से ही पता हो, राइट? सो वी ऑल आर डिफेक्टिव बिकॉज वी आर डिफरेंट। आम अलग इसमें होते, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई पीला, थोड़ा कोई काला पड़ा हुआ, राइट? सिमिलरली इज द ह्यूमन बॉडी एंड फॉर दैट मैटर द बॉडी ऑफ एवरी एनिमल। बट द मेडिकल साइंस सेज कि भाई ये हमने रेंज रख दिया, इसके बाहर का जो रेंज है वो बीमार है, इस रेंज के अंदर है तो वो हेल्दी है। दैट इज हाउ इट इज। तो हॉस्पिटल में जाना आसान है, लेकिन उसके बाद जिंदा लौटे कैसे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, राइट? इस पर मैंने किताब लिखी, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, राइट? तो अगर किसी को हॉस्पिटल जाना, पहले जाइए, और जाना हो तो पहले बुक पढ़ लीजिए आप। और आपको ये पता ही है सभी को कि भाई ये आज का सच है, राइट? इट मे बी लुकिंग वेरी ह्यूमरस बट दैट इज द रियल ट्रूथ। गए थे पता नहीं किसी चीज़ का इलाज करने, और जब गए तो इलाज किसी और चीज़ का हो रहा है। तो देखिए, आज की तारीख में, आज से कुछ समय पहले हार्ट के लिए अलग डॉक्टर था, कार्डियोलॉजिस्ट, फिर किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर चीज़ का अलग अलग। लेकिन आज वैसा नहीं है, और डिटेल में चला गया। बाएं आँख के लिए अलग डॉक्टर है, दाएं आँख के लिए अलग डॉक्टर है, और उस आँख के भी कई टुकड़े कर लिए। आँख के ऊपर वाले अलग डॉक्टर है, नीचे वाले अलग डॉक्टर है। आपने मूवी देखी रईस? सब डॉक्टरों ने अपना इलाका बांटा हुआ है, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का इलाज मैं करूँगा, बाकी तो वो डॉक्टर जानता है, राइट? तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी 7 अंधों की, 7 blind men, राइट? उनको हाथी को छू रहे थे और बोल रहे थे क्या है, जो उसके पैर पकड़ रहा था वो क्या बोल रहा है, लगता कोई पेड़ है। उसकी पूंछ पकड़ रहा है कोई, तो बोल रहा है लगता कोई सांप है। उसकी बॉडी को हाथ लगा रहा है तो एक और अंधा तो बोल रहा है लगता कोई बहुत बड़ी दीवार है। सो
टाइम आ गया है कि हमें बीमारी को ठीक नहीं करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। जब तक आप बीमारी पे फोकस करेंगे, यू कैन नेवर रिकवर फ्रॉम द डिजीज, यू विल रिमेन पेशेंट ऑलवेज। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के फॉर्मर चीफ एडिटर, राइट। सो उनको अभी दिसंबर महीने में एक कॉन्फ्रेंस था, माइसोर यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हुआ, तो 24-25 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा मेडिसिन और उसके फ्यूचर पे। तो उस पर मुझे बुलाया गया डायबिटीज के टॉपिक पे पेपर प्रेजेंट करने, लेक्चर देने, और वहाँ पे एक रिचर्ड स्मिथ, द फॉर्मर चीफ एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल के सबसे लंबे समय तक चीफ एडिटर रहे, 25 साल, तो उनको बुलाया गया। तो वहाँ उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो फिर कुछ उन्होंने ऐसे आंकड़े बताए जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सारे स्लाइड्स आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने, ही वॉज जनरस एनफ, ही गेव मी द स्लाइड्स, राइट, जो उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया था। तो वो स्लाइड्स मैं ले आया और वही स्लाइड्स मैं आपको उनमें से कुछ आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो एक स्लाइड जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है, उन्होंने बताया कि 50 साल की एज की बात अगर करें तो ये देखिए, ये देख रहे हैं कि करीब 25% लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ 4 बीमारी का इलाज कराते हैं। करीब 20% ऐसे लोग हैं जो 3 बीमारी का इलाज कराते हैं। हार्ट के लिए अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डायबिटीज के लिए अलग के पास जा रहे हैं, किडनी के लिए अलग के पास जा रहे हैं। यानी कि 40 साल के ऊपर यू गो टू मल्टीपल डॉक्टर्स फॉर मल्टीपल रीजन, राइट, एंड दैट इज द बिगनिंग ऑफ द डेथ, राइट। वो शुरुआत हो गई है। और अगर आप उनमें से हैं कि आप 1 से ज़्यादा डॉक्टर विजिट करते हैं, तो याद रखिए आपकी जीवन चला जाएगा, लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते कभी, फॉर श्योर। ये मेरा कहना नहीं, दिस व्हाट द चीफ एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, द बिगेस्ट एवर मेडिकल जर्नल के जो चीफ एडिटर है रिचर्ड स्मिथ, उन्होंने बोला। फिर उन्होंने आगे जो बोला, द स्लाइड, डॉक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्थ, a medical textbook is 995 pages of disease and 5 pages of health, usually written by a philosopher. अगर कोई मेडिकल साइंस की बुक पढ़ेंगे, अगर डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे, तो 95-97% तो बीमारी के बारे में, 5% बारे में हेल्थ में। So you are interested in disease or you are interested in health? Of course we are interested in health. So they are not the right person where we should go. That's what was the presentation. वहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, नोबेल laureates आए थे, इंडिया के डॉक्टर्स थे। वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन था, दैट वाज दिस, कि ये मेडिकल साइंस किस दिशा में जा रहा था, तो ये दैट वाज व्हाट वाज प्रेजेंटेड, राइट। उनका एक इंपॉर्टेंट स्लाइड, मॉडर्न मेडिसिन इज द नेगेशन ऑफ हेल्थ, इट इजंट ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व ह्यूमन हेल्थ बट ओनली इटसेल्फ एंड एज एन इंस्टीट्यूशन, इट मेक्स मोर पीपल सिक देन हील। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ अपना ही देखता है, उसको इससे मतलब नहीं कि लोगों का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है, अपना भला होना चाहिए। ऑफ कोर्स लेट मी रिमाइंड यू, ये सारे स्लाइड मैंने नहीं बनाए, ये उस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड स्मिथ जो स्लाइड बना के लाए थे वही आप देख रहे हैं, राइट। सो ऐसे में हमें क्या करना है, पहले तो ये समझना है, द डे यू स्टॉप द मेडिसिन, दैट इज द डे व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग हील्ड। अक्सर दिमाग में भरा हुआ है कि मैं 20 साल से दवा ले रहा था, अचानक मैं छोड़ दूंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, राइट। आप जिंदा हैं किसी दवा की वजह से नहीं है, मैंने पहले ही बताया, आप जिंदा हैं दवा के बावजूद भी, राइट। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि दवा लेते हुए तब भी आप जिंदा हैं, राइट। इट इज अदर वे राउंड, कि दवा ले रहे, इतना पॉइजन कर रहे हैं बॉडी को, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर अलाइव, दैट इज अ ग्रेट थिंग, आपकी बॉडी में इतना जान है, राइट। इसी पे अभी एक बुक लॉन्च हुई, द मोंटाज ऑफ माई लाइफ, कल्याण सरकार जी, एक बार आप हाथ दिला दें, राइट। इन्होंने दोनों दुनिया देखी, दवा वाली दुनिया देखी, एक दिन डिसाइड किया, दवा छोड़ दिया, और आपके सामने है। तो इन्होंने किताब फिर लॉन्च किया और इन्होंने अपना जॉब सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज ये समझ गए हैं कि भाई कुछ घोटाला है, राइट। तो ये लोगों तक पहुंचाने का मिशन में लग गए हैं। और द फर्स्ट स्टेप ही डिड इज, राइट, आफ्टर क्विटिंग द जॉब टू राइट द बुक, अपनी बात को लोगों तक कन्वे करने। आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी दवा छोड़ने की। दवा लेने से कितना फ़ायदा होता है ये डॉक्टर सबको बता देना चाहते हैं कि देखिए अगर दवा छोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान होगा, इस दवा लेते रहिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल किया गया 2001-2002 में, 10,000 डायबिटीज़ पेशेंट इकट्ठे कर लिए और 5,000 ऐसे पेशेंट थे जो डॉक्टर की सारी बात मानते थे, दवा टाइम पे लेते थे, टाइम पे डॉक्टर से मिलने जाते थे, डायग्नोस्टिक भी प्रॉपर कराते थे जैसे डॉक्टर बोलता था। 5,000 ऐसे पेशेंट थे जो डायबिटिक तो थे लेकिन वो डॉक्टर की कोई बात नहीं मानते थे, तो दवा खाना ही भूल जाते थे अक्सर, उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में नहीं रहता था। तो ये दिखाना चाहते थे मेडिकल साइंस, मेडिकल इंडस्ट्री, देखो भाई ये जो डॉक्टर के मानते हैं इनकी आयु लंबी है, ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ये बीमार नहीं पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू द सेकंड ग्रुप, राइट।
तो जब ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल शुरू होने के 3.5 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, जो पहला ग्रुप है यानी कि जो डॉक्टर की सारी बात मानता था, उस ग्रुप में 22% मोर डेथ वाज फाउंड, 22% से ज़्यादा लोग मरे इन कंपैरिजन टू द सेकेंड ग्रुप। और तब इस डर से कि ये मौत की स्पीड और ना बढ़ जाए, उस ट्रायल को वहीं पे खत्म करना पड़ा। दैट इज द बिगेस्ट एवर ट्रायल ऑन डायबिटीज, जो ये क्लियरली एस्टैब्लिश करती है जिस दिन आप दवा छोड़ेंगे उस दिन से आपकी ठीक होने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। राइट, दैट इज वन थिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड, विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो दवा छोड़ना है, लेकिन करना क्या है उसके लिए, व्हाट वी हैव टू डू। आज घर जाएंगे तो क्या करना है इसको समझना है। सो कुछ एडवांस ट्रेनिंग जो नॉर्मली मैं तब वो सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है जब कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन आज वो एडवांस ट्रेनिंग मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे इसमें तो डायबिटिक एजुकेटर हैं, कौन कितने हैं? यस, जो डायबिटिक एजुकेटर हैं आपको तो वैसे समझ आ जाएगा, बिकॉज यू हैव बीन ऑन, यू आर अ डायबिटिक एजुकेटर, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज, द मेडिकेशन। लेकिन आप में से इतने वो कौन है जो पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे पार्ट्स में पहली बार भी आए होंगे, तो इसलिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ों को ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद आपको भी बराबर समझ आएगा, जितना एक डायबिटिक एजुकेटर को समझ आएगा, जितना एक क्वालिफाइड डॉक्टर को समझ आएगा। व्हाट इज डायबिटीज इन ए सिंपल टर्म? डायबिटीज का मतलब है हाई ब्लड शुगर। ये सिर्फ डायबिटीज की बात नहीं, अगर इतना समझेंगे तो सारी बीमारियां आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं आपका 2 मिनट लूंगा, ये 2 मिनट बाकी लोगों के लिए रेपिटेशन हो सकता है जो मेरे कॉन्फ्रेंस में आते रहते हैं या जो डायबिटिक एजुकेटर हैं, बट एनीवे तो सारे लोग एक साथ सब कुछ समझ पाएंगे। लेकिन मेरा बॉडी वेट है 70 kg, तो मैं अपना सारा खून बाहर निकाल दूँ तो इट विल बी अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। तो कितने बॉटल चाहिए मुझे सारा खून भरने के लिए? 5 बॉटल चाहिए, राइट। अब मैं किसी एक बॉटल से एक बूंद ब्लड निकालता हूँ, उसको मैं ग्लूकोमीटर में डालता हूँ और रीडिंग आती है 200। इसका मतलब ये है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है, राइट। आपके बॉडी से एक बूंद मैं ब्लड निकालूँ और ग्लूकोमीटर में डालूँ, रीडिंग आएगी 100। तो इसका मतलब आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर हुआ? 1 ग्राम, राइट। तो ग्लूकोमीटर रीडिंग का मतलब क्या है वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया, राइट। सो ग्लूकोमीटर रीडिंग सेज द अमाउंट ऑफ शुगर पर लीटर ऑफ योर ब्लड। अच्छा, मेरी रीडिंग 200 है, तो मेरे पूरे बॉडी में सर्कुलेटिंग शुगर कितना है? हाउ मच? 10 ग्राम होगा ना लगभग। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज सर्कुलेटिंग इन माई बॉडी, देन माई रीडिंग विल बी अबाउट 200, इजंट इट, राइट। अच्छा, शुगर की जरूरत ही क्या है? पहली बात तो इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, राइट, आप सोच रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिंदा हैं। सो आपके बॉडी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो लगातार एनर्जी खर्च कर रही है, जिसकी वजह से आपका पूरा एक लाइफ फोर्स चल रहा है। वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स को हर पल एनर्जी की जरूरत है, वो सप्लाई करने का काम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। और वो जो एनर्जी है जिसे ट्रांसपोर्ट करना है, ऊर्जा है, उसे कहते हैं शुगर, ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज या शुगर की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, हमें लगातार एनर्जी की जरूरत है, और वो सप्लाई कौन करता है? दैट इज द ब्लड विच सप्लाई इट, राइट। और वो ट्रांसपोर्टर है, वो सेल्स के अंदर जाता है, जिससे कि वी आर अलाइव, राइट। आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, जैसे हम लेटे हैं, सो रहे हैं, तब भी तो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना, राइट। और एक तो जब आप कुछ एक्शन में है, जैसे मैं भी एक्शन में हूँ, राइट, तो मैं ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा एक्शन में नहीं रहता मैं, राइट। ज़्यादातर तो हम 8 घंटे 9 घंटे या 6 घंटे सोते ही हैं, लेकिन तब भी जिंदा तो हैं। तो इसका मतलब तब भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च कर रही है, स्पेंडिंग सम एनर्जी एटलीस्ट, राइट। वो दैट इज कॉल्ड बेजल, राइट। बेजल एनर्जी आपको चाहिए होता है। अब कितनी एनर्जी किसको चाहिए होती है, उसके लिए एक सिंपल सा मॉडल है, मेक यू अंडरस्टैंड। इसको आ जा सकता है, इसको उठा के आना आराम से, केयरफुल, एक चेयर पे लगा दो। देखिए, ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ट्रांसपोर्टर कौन है? ब्लड। वो शुगर को सेल्स के दरवाजे पे छोड़ देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा तो सेल्स के अंदर वो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज नहीं जाएगा। उसके लिए चाबी चाहिए। वो चाबी क्या है? इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन बनाने की एक फैक्ट्री यहाँ पे, एज यू ऑलरेडी नो, राइट, पीछे यहाँ पे फैक्ट्री छोटी सी, वो इंसुलिन बनाता है। और वो जो इंसुलिन बनाता है वो दैट इज चाबी, जिससे सेल्स के दरवाजे खुलते हैं और शुगर अंदर जाता है। तो इंसुलिन जो बनता है वो पूरे 24 घंटे लगातार बनेगा, तभी लगातार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या वो ट्रैवलिंग होगी, राइट। तो एक तो ये है कि लगातार हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो कॉन्स्टेंटली लगातार वो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का नाम क्या है जो इंसुलिन बनाता है? लगातार कुछ ना कुछ इंसुलिन छोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बेजल। मैं आपको सिंपल वर्जन समझाता हूँ। जैसे यहाँ के प्राइवेट स्कूल है,
राइट? सो प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस मुझे अभी हुआ है। निशा कहाँ बैठी यहाँ पे है क्या? अभी यहाँ ओके। तो अभी हुआ हमारा बच्चे को मैंने नर्सरी में एडमिशन कराया तो पता चला कि भाई पर मंथ का फीस कितना 10,000 रुपये। तो मैंने कहा चलो साल का होगा कितना हुआ 1 लाख। हाँ मैंने कैलकुलेट किया मेरे अपना इतना है मेरा अर्निंग है तो हो जाएगा। लेकिन वो बेजल है, वो तो मिनिमम है। तो कभी पिकनिक है, तो कभी कोई कंपटीशन है, कभी कोई होली है, कभी कुछ और है, तो वो झटका है राइट, जो टाइम से ही पता चलेगा। और वो झटके को इंक्लूड कर लूँ तो मैंने लगाया हिसाब कि उसके 1 साल में जितना खर्चा हुआ उतना मेरे पूरे स्कूलिंग में खर्चा नहीं हुआ। तो खैर वैसे ही हमारा बॉडी है, एक तो बेजल है जो लगातार चाहिए इवन इफ आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कुछ अगर काम कर रहे हैं जैसे दौड़ रहे हैं या सोच रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई भी काम जिसमें एनर्जी ज़्यादा स्पेंड है, तो तब वो पेनक्रियास थोड़ा ज़्यादा चाबी बनाता है ताकि ज़्यादा एनर्जी यानी कि ग्लूकोज जाए राइट। तो ये है, ये पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन तो शुगर अच्छा है कि बुरा है? शुगर इज गुड थिंग और बैड थिंग? शुगर इज गुड थिंग बिकॉज शुगर से एनर्जी, और शुगर नहीं है तो नो एनर्जी। ज्यादा शुगर अच्छा है कि बुरा? ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा अच्छा कि बुरा? ज्यादा शुगर अच्छा है अगर वो सेल्स के अंदर हो तो, लेकिन ज्यादा शुगर रास्ते में अगर ट्रेवल कर रहे हैं राइट तो बुरा है। जैसे आप अभी यहाँ पे आए लेकिन आपका डेस्टिनेशन ये था, आप में से काफी लोग रास्ते में काफी देर से घूम रहे हैं क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा हुआ ना भी। तो आपका आइडिया रास्ते में रहने के लिए घर से नहीं निकले थे, रास्ते में कम से कम टाइम स्पेंड करके ज़्यादा टाइम सेल्स के अंदर स्पेंड करना है। दैट वाज योर इंटेंशन राइट। तो सिमिलरली शुगर अगर पेट में गया तो ज़्यादा कम से कम टाइम उसको बॉडी में सर्कुलेशन में स्पेंड होना है और मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करना है? सेल्स के अंदर। दैट इज हाउ इट इज। लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है कि वो सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं, किसी काम नहीं आ पा रहे हैं ठीक से। दैट इज कॉल्ड हाई शुगर। और दुनिया में देखा गया कि जिन लोगों के शुगर यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उन लोगों की डेथ जल्दी होती है। डायबिटीज़ वालों को हार्ट डिजीज जल्दी होती है, किडनी फेलियर जल्दी होता है। दैट इज हाउ इट इज। डायबिटीज इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, लेकिन क्या है कि ज़्यादा शुगर रहेगा तो उनके बाकी ऑर्गन्स वो भूखे हैं राइट। जैसे आप बाहर ही घूम रहे हैं लेकिन ये हॉल खाली है राइट, ये हॉल भूखा है, यहाँ इवेंट हो तो रहा है लेकिन उसमें ज़्यादा लोग फायदा नहीं पहुँच पा रहा, ठीक उसी तरह से राइट। सो it is not a disease, it just means more sugar in the blood, that's all right। लेकिन अगर ये इसका इतना सा मतलब है तो वो शायद कंट्रोल हमारे हाथ में है। वो कैसे कंट्रोल है वो समझना है। इसी को मैंने बोला है डायबिटीज़ की एक कबड्डी चलती रहती है हमारे बीच में, हमारे बॉडी में। उसमें 2 प्लेयर हैं, एक प्लेयर का नाम है शुगर, ब्लड शुगर, और दूसरा है इंसुलिन राइट। और दोनों के बीच में एक बैलेंस चलता रहता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बिगड़ गया तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन बैलेंस अगर बिगड़ गया तो उसको बनाना आसान है, कुछ एक घंटे की बात है। यानी कुछ एक घंटे में वो कितना भी पुराना डायबिटीज़ का पेशेंट हो, डायबिटीज़ का मतलब क्या, वो हाई शुगर वो लो ला सकता है, नेचुरली लो ला सकता है। बस उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। ये जो मैकेनिज्म है ये अनफॉर्चुनेटली जो डायबिटीज़ पे जो एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, एमडी करते हैं, एमबीबीएस के बाद, उनको भी ये नहीं पढ़ाया जाता है राइट। सो क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता तो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं राइट। जबकि अगर ये पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि दवा लेने से कितना नुकसान हो रहा था और कैसे मैं एक दिन में उसको ठीक कर दूँ। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग। उसको सिंपल करने के लिए वो एक यहाँ पे मैं मैदान बनाने वाला हूँ राइट, कबड्डी का मैदान, डायबिटीज़ की कबड्डी का। इसमें मुझे करीब 7 प्लेयर चाहिए। कौन 7 प्लेयर आ सकते हैं? एक तो आप हो गए, एक आप हो गए, 2 3 7 प्लेयर। प्लीज कम से ओके। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, 7 हो गए। वैसे आइए सर प्लीज। भैया भैया ओके आइए सर, यहाँ बैठ जाइए। 2 टीम बनने वाले हैं, एक करके यहाँ बैठ जाइए। विल टेक योर सीट्स, विल टेक योर सीट्स। हाँ बैठ जाइए।
नहीं घुमाना नहीं है, घुमाना नहीं है इसको, स्टूल में एक बैठ सकते हैं। हाँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इनको इसी तरफ देखना है, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको उसी तरफ देखना है। इनके पास चॉइस है क्योंकि ये मोड़े में बैठे हैं, चाहे तो उधर बैठ सकते हैं, चाहे तो इधर बैठ सकते हैं, चाहे तो सीधे बैठ सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं ना। बस हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही कुछ होता है। ये टीम है ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर, राइट, ब्लड शुगर। और अब ये देखिए यहाँ पे ये शुगर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो ये ब्लड शुगर है, ये आपने खाया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक और हमें, ये एक टीम होगी, दूसरी टीम तो है नहीं, एक और आदमी चाहिए, वन मोर पार्टिसिपेंट, यस प्लीज कम। बाल के लिए आओगे, ये समझ जाएंगे ना, आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी, बात पूरी आ जाएगी, समझ जाएगी, राइट। नॉर्मली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो तब एक किताबी भाषा में बोलना पड़ता है, बट हियर सिंस वी हैव सम टाइम। तो अब ये है पेनक्रियास और ये है इंसुलिन, ये है इंसुलिन, राइट। ही इज पेनक्रियास, दिस इज इंसुलिन, और ये है ब्लड शुगर सबके साथ। अब क्या होता है, आपने खाना खाया, फूड, राइट, जैसे फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल खाया, तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल जैसे खाया, बैठे रहना, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो ब्लड शुगर कैसे बढ़ेगा वो मैं बताता हूँ। ये 200 पे है, ब्लड शुगर बढ़ेगा, कबड्डी 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 बढ़ रहा है, राइट। तो कबड्डी कबड्डी का आवाज़ आप पे जा रही है, तो आपका काम है कि इसको घटाना। तो बॉल लाइए, फेंकी मेरी तरफ धीरे से, हाँ, तो मैंने कैच कर लिया, तो मैं कबड्डी 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 बैठ गया। तो आप अलर्ट रहते हैं कि जैसे ही ये कोई बढ़ रहा है तो उठा के इंसुलिन फेंका और मेरा ब्लड शुगर दोबारा नॉर्मल, राइट। सो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लेकिन आपने क्या किया, कुछ और खाया, राइट, इसके बाद कुछ और खाया, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाया, आपने खाया चॉकलेट, आपने खाया आइसक्रीम, आपने खाया चीनी, या आपने खाया रिफाइंड फूड, राइट। सो तब वो फूड कैसे बढ़ेगा, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा, कबड्डी 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 कबड्डी। तो जब तक ये सोच रहे हैं तब तक ये आगे आ गया, कैन यू गेट दैट, राइट। जब तक ये सोचेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब तक मैं काफी आगे आ गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो चॉकलेट है, जो आइसक्रीम है, उसका ये रिफाइंड शुगर है, वो जो तेजी है, उतना ही वाला अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज सो फास्ट, बाय द टाइम ये संभले, बॉल उठाएं, मैं 400-500 के रेंज में ऑलरेडी आ चुका हूँ, राइट। फाइनली बॉल पकड़ा देंगे मुझे, राइट, और मैं पीछे चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड। फिर एक है कैफीन। कुछ लोग क्या करते हैं, कैफीन, चाय कॉफी। कुछ लोग डायबिटीज पेशेंट को क्या करते हैं, चाय कॉफी में चीनी नहीं मिलाते, चीनी शुगर है, और चाय कॉफी में शुगर है ही नहीं, सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं ना, कि मुझे डायबिटीज है, मैं ब्लैक टी पीऊंगा। लेकिन अब ब्लैक टी क्या करता है, उसमें कैफीन क्या करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कुछ ऐसा करता है, वो पीछे के रास्ते से आता है, ब्लैक टी। अब देखिए, लीवर में कुछ शुगर ऑलरेडी स्टोर होता है, लीवर में देयर इज सम अमाउंट ऑफ शुगर स्टोर्ड। तो कैफीन, जब भी आप चाय पीते हैं, एकदम से एनर्जी लगती है ना, सुबह सुबह नींद आ रही है, सुबह से उठ के चाय पिया, नींद गायब हो गई। वो नींद गायब कहाँ से हो गई, ताकत कहाँ से आ गई? चाय में तो कोई ग्लूकोज था ही नहीं, आपने तो चीनी भी नहीं डाला। तो हमारे लिवर में कुछ स्टोर्ड ग्लूकोज शुगर ऑलरेडी है, तो कैफीन ग्लूकोज चुराता कहाँ से, लिवर से। लिवर को फोर्स करता है और लिवर थोड़ा सा शुगर बॉडी में स्प्रेड कर देता है। वो इस भाषा में बोले कि मान लीजिए आपने काला ब्लैक टी पिया बिना शुगर वाला, तो आप सोचेंगे ब्लैक टी पीने से मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा, ऐसे सोचेंगे, तभी तो पीते हैं। बट 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाते वो इसकी वजह से बढ़ा है, दोष किसी और पे देने की बात सोचते हैं, क्योंकि वो तो नेचुरल सी बात है, मैंने शुगर खाया नहीं, कैसे बढ़ेगा, बिकॉज हमने स्ट्रेट रिलेशन सोचा हुआ है। अब वो इस में क्या कैसे बढ़ेगा, जैसे ही आपने कैफीन खाया तो वो जो शुगर है वो इधर से आ जाएगी, पीछे से। ये आगे पेनक्रियास है, कबड्डी कबड्डी, अरे कौन है भाई, तो इन्होंने संभल के मुझे दे दिया, अब मैं, मेरा ब्लड शुगर दोबारा वापस हो गया। मतलब ये पीछे के रास्ते से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ब्लड शुगर पीछे के रास्ते से बढ़ा, ओके। सो नाउ, लेकिन वो 1 घंटा किसी के लिए 2 घंटा, और कितना बढ़ जाता है, 100 mg पर डेसीलीटर। 200 था तो वो 300 हो गया, और 300 रहा काफी समय तक, विच इज अ डेंजरस डायबिटीज, जो कि अपने ऑर्गन्स को खराब कर सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने मीठा खाया, कोई शुगर बढ़ेगा,
मीठा नहीं खाया शुगर नहीं बढ़ेगा। ये जो एक सोच है, ये सोच एक्चुअली ऐसा काम नहीं करता है, राइट। नाउ अगला एक है, मान लो फैटी फूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा फूड जैसे पनीर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, या कोई शेक पीते हैं, राइट, जिसमें फैट ज़्यादा होता है। फैट ज़्यादा है लेकिन उसमें शुगर नहीं है मान लो, या कम है शुगर। तो फैट का मैकेनिज्म क्या है? फैट इज नॉट ए ग्लूकोज। फैट का मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा है कि वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे? नंबर वन, वो क्या करेगा? डिलेड रिस्पॉन्स। अभी आपने फैट खाया तो कम से कम 6 से 10 घंटे बाद शुगर बढ़ेगा, 6 से 10 घंटे बाद बढ़ेगा, यानी बेटर। तो जब शुगर बढ़ेगा, उसका ब्लड शुगर बढ़ा दिखाई देगा, वो कभी भी नहीं सोच पाएगा कि 6 घंटे 10 घंटे पहले मैंने जो खाया था उसका ये रिस्पॉन्स है। ही विल नॉट बी एबल टू रिलेट। वो उस वक्त जो खाया था उसको देखेगा, राइट, और कभी भी राइट कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, जब फैट खाते तो वो क्या करेगा? फैट कैसे करता है? बॉडी में गया, ये रहा इंसुलिन, ये पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रियाज है कि ये पेनक्रियाज है? ये पेनक्रियाज है। और ये क्या है? इंसुलिन। फैट क्या करता है? जाता है बॉडी के अंदर धीरे धीरे, और वो कबड्डी कबड्डी बोलता नहीं है, तो ये अलर्ट नहीं है, बोलता नहीं है, अलर्ट नहीं है, और फैट जाके अब बताओ, अब इनको चाहिए वो इंसुलिन भेजने के लिए, तो भेज पाएंगे? अब कुछ भी वो खाएगा, एक अच्छा फल भी खाएगा, तो भी शुगर, ये तो इंसुलिन दे नहीं पा रहे, तो क्या होगा? शुगर लेवल बढ़ेगा, राइट। तो फैट ने शुगर लेवल डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, फैट ने पेनक्रियाज को अरेस्ट कर लिया, गेट द पॉइंट, राइट। सो फैट इज इनडायरेक्टली, बट ये कर रहा है कि 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। डाइट कोक, राइट, कुछ हमारे पेशेंट बोलते हैं डाइट कोक पिया, 15 मिनट ब्लड चेक, शुगर चेक किया, शुगर तो नॉर्मल आ रहा है। वो 15 मिनट बाद नहीं असर करेगा, 10 घंटे बाद पता चलेगा, और 10 घंटे बाद आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि इसकी वजह था, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड कितना बढ़ाएगा? 25% से 50% कुछ भी बढ़ा सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, और मेडिकल भाषा में बात करें तो रैपिड इम्पेयरमेंट ऑफ स्केलेटल मसल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय फ्री फैटी एसिड। अगर मेडिकली बात करना तो ये भाषा यूज करना चाहते हैं तो ऐसा यूज कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है एंजाइटी। कई बार मेरे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैंने कुछ खाया नहीं, अचानक 200 शुगर से 400 अचानक पड़ के पहुंच गया। अगर ऐसा कोई डायबिटीज एजुकेटर जो है वो भी आप बोलते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट कंप्लेन करता है, तो उनसे पूछिए कि क्या कर रहे थे बताइए। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे आप आ रहे हैं अभी और रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपको यहाँ पहुँचना है, एकदम चिंता हो कि अब मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, कहाँ से पंचर वाला ठीक कराऊंगा, गाड़ी को रोक के किसी और ऑटो में चला जाऊँ क्या। ये जो सोच है, जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस इमीडिएटली ब्लड शुगर को शूट अप कर सकता है बाय 20 to 50%। यानी कि जहाँ तो वो 200 था तो वहाँ 200 का 300 350 भी हो सकता है, जस्ट स्ट्रेस। या किसी दिन अगर आपने डरावनी मूवी देख ली तो उस मूवी के देखने के बाद भी ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब वो ब्लड शुगर ज़्यादा होगा तो आप उसको रिलेट नहीं करेंगे कि मूवी की वजह से है, वो सोचेंगे आज मैंने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, दवाई ली थी कि नहीं, कई और चीज़ों से आप उसको रिलेट करने लगेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होता है किसी भी वजह से, चाहे वो इमेजिनरी वजह हो जैसे मूवी देखना, या चाहे वो रियल वजह हो जैसे गाड़ी का पंचर होना या किसी से झगड़ा होना, दैट रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? वो भी लिवर को बोलता है कि कुछ शुगर रिलीज करो। स्ट्रेस हार्मोन का एक रोल है कि वो लिवर को बोलता है यू रिलीज द शुगर। सो लिवर जब शुगर रिलीज करता है, एट दैट टाइम दिस पेनक्रियाज इज नॉट रेडी, बिकॉज वो लिवर जब रिलीज करता है तो वो कबड्डी कबड्डी बोलता नहीं है। जब एक्चुअली शुगर बढ़ जाता है तब पेनक्रियाज देखता है, तब वो एक्ट करता है, बट दैट इज द डिले, राइट। ऑलरेडी शुगर काफी समय तक हाई रह चुका है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायबिटीज, दैट इज व्हाट इज डायबिटीज। तो इसका इलाज क्या होगा? इसकी इलाज कोई दवा हो ही नहीं सकती, इसकी इलाज सिर्फ सोच ही हो सकती है। देयर कैन नॉट बी ए मेडिसिन जो इसको कम करे। अगर मेडिसिन देंगे तो फोर्सफुली कम हो जाएगा, बट वो और ज़्यादा डेंजरस है। मैं आपको बताऊं कैसे डेंजरस है। नाउ इलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन, छोटे बच्चों में 80% जो डायबिटीज का डायग्नोस होता है, उनसे जो टाइप 1 मैं उनसे पूछता हूँ कि डायग्नोसिस से पहले क्या था, विद इन 1 मंथ वो बताते हैं कि उनको फीवर हुआ था या कॉमन कोल्ड हुआ था। याद रखिए, जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, वायरल फीवर होगा, कॉमन कोल्ड होगा, उस दौरान आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा, लेकिन उसको डायबिटीज नहीं बोल सकते। दैट इज टेम्पररी इंक्रीज, राइट। सो वो जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो 2 तरह से काम करता है। एक तो लिवर को बोलता है ज़्यादा शुगर रिलीज करो, और वो चुपके से बढ़ा देता है। और दूसरा, मेकिंग इंसुलिन इनइफेक्टिव। कैसे? देखिए, मारी मेरी तरफ, वो क्या कर रहा है? इनइफेक्टिव। इंसुलिन तो भेज रहा है पेनक्रियाज, बट
इनइफेक्टिव, उससे बच के निकल रहा है शुगर, बच के निकल रहा है, बच के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? ये देख रहा है, अगेन मारी, so this is what is called stress hormone, it does it, right? तो यहाँ इंसुलिन को टेम्पोरली इनइफेक्टिव कर दिया उस इन्फेक्शन ने, उस वायरस ने, एज ए रिजल्ट आपका ब्लड शुगर ज्यादा है। इसको अगर दवा से आप अरेस्ट करेंगे तो यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग अदर देन अचीविंग अ नंबर। आपको नंबर तो मिल गया, वो आंकड़ा मिल गया, जो आंकड़े से आपको लगता है कि मेरी हेल्थ ज्यादा अच्छी हो गई, बट उस आंकड़े से नहीं मतलब है। ये इनइफेक्टिव हो गया, कारण क्या पता चल गया, उस कारण को हटा दो तो अपने आप वो वायरल फ्री इन्फेक्शन चला जाएगा, तो अपने आप वो चीज़ ठीक हो जाएगी। कैसे जाएगा? अगली बार अगर आपको कोई फीवर हो या जुकाम हो या बुखार हो या कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन हो तो आपको दवा नहीं लेना है। दवा लेंगे तो जो बेसिक कारण है वो कारण तो वहीं का वहीं है ना, अरेस्टिंग द पेनक्रियास, वो तो वहीं का वहीं है, तो यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। तो करना क्या है? सिंपल, कभी नेक्स्ट टाइम फीवर हो, नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो, वायरल हो, हाइड्रेशन प्लस मिनरल सप्लीमेंटेशन। हाइड्रेशन, राइट? हाइड्रेशन मतलब पूरे बॉडी को हाइड्रेट करना है। कैसे? विद कोकोनट वाटर, विद लेमन जूस, विद ऑरेंज जूस, विद पाइनएप्पल जूस, राइट? ताकि मिनरल सप्लीमेंटेशन भी हो और जिससे ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा और टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। टेम्परेचर से 2 से आगे नहीं बढ़ेगा। एंड क्विकली विद इन 24 आवर्स टू 42 और 48 आवर्स यू विल बी फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। इसके और डिटेल में ना जाके फीवर क्योर इन 72 आवर्स गूगल में टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, वो वीडियो आ जाएगा 1.25 घंटे का। उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी ट्रेनिंग है उसमें कि फीवर में, कफ में, कोल्ड में किस तरह से यू कैन कंट्रोल और क्योर इट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन से क्योर करने से भी वो रियल मायने में क्योर नहीं है, वो क्योर तब है जब वो जड़ से वो निकल जाए। उसके लिए सिर्फ 2 ही रूल है, हाइड्रेशन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन। बट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसकी वीडियो आप यूट्यूब में जाके जब मर्जी देख सकते हैं। सो दिस मीन्स when illness happens, again the blood sugar will increase, but this time the reason is not the sugar itself, this time the reason is कि इसको कोई काम नहीं करने दे रहा है, right? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको काम करने दें, right? Now एक है काउच पोटैटो सिंड्रोम। कई बार कुछ पेशेंट आते हैं बोलते हैं सर संडे को मेरा ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा रहता है। हफ्ते में कोई एक दिन जो आपका सिडेंटरी डे होता है, जिस दिन छुट्टी होती है, या कोई दिन जिस दिन ट्रेन की सवारी करनी है, उस दिन तो चुपचाप बैठे खाना उतना ही क्वांटिटी में खा रहे हैं, लेकिन उस दिन आपका सिडेंटरी लाइफ हो गया फॉर 1 डे, राइट? जिस दिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रेवल कई घंटे का कर रहे हैं, तो उस दिन आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं तो वही सब कुछ खा रहा हूँ जो पहले भी खा रहा था, उतनी दवाई ले रहा हूँ, अचानक ये टेम्पोररीली ये शुगर क्यों बढ़ गया? दैट इज कॉल्ड काउच पोटैटो सिंड्रोम, राइट? यहाँ भी about 20 to 30% increase in blood glucose देखेंगे। और रीजन इज दैट द सेम इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, राइट? इनसेंसिटिव हो गया कि आपने बॉल उठाई, अब आपने जब मारा मुझे तो आपने बहुत धीरे से मारा, मतलब बॉल यहीं पे आके पहुंचा नहीं मेरे तक, राइट? काम कर रहे हैं लेकिन ताकत नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन ताकत नहीं है। दैट्स व्हाट। सो यानी कि उस दिन क्या करना है? उस दिन अगर शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है तो दवा का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, इंसुलिन की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। टू अंडरस्टैंड कि या तो आप खाना थोड़ा कम करो या एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करो। अगर सही मायने में आप सोचते हैं कि उस शुगर को नॉर्मल रखना तो, राइट? बट अगर दवा लेकर उसको नॉर्मल कर भी देंगे तो अचीव क्या करना है? हमें कोई नंबर नहीं अचीव करना है, हमें हेल्थ को अचीव करना है, वो नहीं हो पाएगा। नाउ हैवी एक्सरसाइज, हम आते हैं इस पर। अब देखिए, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज कोई भी करते हैं, योगा करते हैं, तो उसके बाद एक्सपेक्टेडली ब्लड शुगर घटता है, बढ़ता नहीं घटता है। क्यों? क्योंकि इनमें ताकत आ जाती है, ये ज़्यादा एक्यूरेटली काम कर सकते हैं, राइट? तो ब्लड शुगर घटेगा। लेकिन वो कब घटेगा? 6 से 48 आवर्स के बाद। यानी कि आज आपने एक्सरसाइज किया और कई घंटे बाद या 2 दिन बाद उसका फायदा मिला, और जब फायदा हुआ तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे वो 2 दिन पहले का एक्सरसाइज का फायदा अब हो रहा है, राइट? सो दिस इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करता है? ब्लड शुगर को घटाता है। तो आपका चेयर उस तरफ है, ये आपके विजुअली आप देखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से उठ के कबड्डी खेल रहे, बट इन अदर डायरेक्शन मीन्स ब्लड शुगर इज गेटिंग लेसर, राइट? सो एक तो होता है इंसुलिन, इसका ऑपोजिट एक और हार्मोन बॉडी रिलीज करता है। व्हाट इज दैट? इंसुलिन का उल्टा एक और ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन, श्योर ग्लूकागोन, राइट? सो अब इन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज वाले ने, जब आपने एक्सरसाइज किया, सो द ग्लूकागोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिसका काम है कि ब्लड शुगर को, राइट, नॉर्मल रखना, राइट? दो पार्टनर होते हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर से कंट्रोल करेगा, एक उधर से कंट्रोल करेगा। जब भी एक्सरसाइज करेंगे आप तो ब्लड शुगर घटेगा,
राइट? लेकिन घटेगा तो इमीडिएट नहीं घट सकता, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उस दिन के एक्सरसाइज का आज घटा। ये जो कनेक्शन है कि आज मैंने एक्सरसाइज किया उस दिन घटा, दैट इज समथिंग जो कि एक डॉक्टर को एक पेशेंट को बताना चाहिए, राइट? लेकिन उसको खुद को भी पता ही है। ये मेडिकल बुक्स में नहीं है, मेडिकल जर्नल्स में है, लेकिन मेडिकल जर्नल कोई डॉक्टर पढ़ता नहीं, वो तो बुक पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है, या फिर वो पढ़ता है जो ब्रोशर जो ड्रग कंपनी ने उसको भेजा है, राइट? तो उसमें ये सब लिखा नहीं होता। एक और चीज है सनशाइन, धूप, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इग्नोर थिंग। दुनिया में देखा गया कि जहाँ जहाँ डायबिटीज ज्यादा है वहाँ पे धूप सबसे कम है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं जो डार्क पोर्शन है, दिस इज द प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ सबसे कम धूप मिलती है, और यही वाले वो पोर्शन है जहाँ सबसे ज्यादा डायबिटीज है, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे धूप सबसे ज्यादा है, वहाँ भी डायबिटीज सबसे ज्यादा है। कुवैत, वहाँ पे 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन वहाँ डायबिटीज सबसे ज्यादा है, 20%, राइट? हर 100 में से 20 लोग डायबिटिक पेशेंट। इंडिया में है 8%, इंडिया से भी 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा। तो वहाँ ऐसा क्यों है, उसके लिए मैं एक पिक्चर दिखा दूँ। कुवैत में 3 साल में रहा, वहाँ पे कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की मदद से मैंने कुछ रिसर्च किया डायबिटीज़ पे, तो वहाँ की एक पिक्चर दिखाता हूँ, फोटो। अब देखिए यहाँ मेरी फोटो है, ये इंडिया के एम्बेसडर हैं इन कुवैत, और ये कुवैत के डेलीगेट हैं, खासतौर पे 2 लोग देख रहे हैं सफ़ेद कुर्ते। आप गौर कर पा रहे, इनका जो आउटफिट होता है, कपड़ा ऐसा होता है, इन्हें बनाया हुआ ऊपर से नीचे तक, कि कहीं ऐसा ना कि सूरज की रोशनी उन तक पहुँच जाए। खासतौर पर लेडीज़ का पूरा ढका होता है, सब एक जैसे दिखते हैं, राइट? उनके स्कूल में मैं गया एक बार, किसी एक स्कूल में, वहाँ नोटिस बोर्ड में सारे बच्चों की फोटो एक जैसे, क्योंकि सबने बुर्का पहना हुआ था, लिटरली। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, सबको बुर्का पहना वाला फोटो दिया। तो मतलब ये है कि इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि हाँ सबसे ज़्यादा सूरज आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर अनफॉर्चुनेट दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सपोज देयर बॉडी टू सनशाइन, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है कि अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखो। सो ये मतलब है कि अगर आप धूप से छुपेंगे, बचेंगे, तो दैट कैन बी वन रीजन व्हाई योर ब्लड शुगर विल रिमेन हाई, राइट? तो सिंपली अगर आपने ये लेके रोज में आधा घंटा धूप दिखाना है अपने आप को, या कोई ऐसा सिस्टम बनाना कि आधा घंटा धूप में एक्सपोज हो ही रहे, गाड़ी चलाते वक्त एसी ऑफ करके, खिड़की खोल के, या कोई भी और तरीका आप निकालिए, बट धूप का आपको लगता है कि कोई दवा से उसका सप्लीमेंटेशन हो सकता है? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट? सो अब मेडिसिन की बात करते हैं। ये स्टूल वाला आदमी है, मेडिसिन लाइक स्टूल, राइट? ये जो मुड़े बैठा ना, ये मेडिसिन वाला है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जैसे उसको खाएंगे, राइट, तो ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाएगा। वो बीपी की मेडिसिन हो सकती है, वो ब्रेन की मेडिसिन हो सकती है, कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन हो सकती है, ब्लड शुगर लेने की। ये स्टूल वाला आदमी वो इधर भागेगा, इधर भागना मतलब ब्लड शुगर बढ़ रहा है। या कुछ मेडिसिन ऐसा होता है कि जिसको लेंगे, जैसे एस्प्रिन है, एस इनहिबिटर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, या स्टीरॉइड्स है, जिसको लेते ही ब्लड शुगर घटेगा, यानी कि ये स्टूल वाला आदमी उधर भागेगा, राइट? ठीक, या तो इधर भागेगा या उधर भागेगा, दैट इज कंफ्यूज करके रखता है। ये पेनक्रियास कंफ्यूज कर रखता है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो ये भी सोचता है कौन है पीछे, ये भी चुपचाप बैठ जाता है। सो दैट इज व्हाट रिजल्टेंट ये होता है कि वो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए, वो सारे फैक्टर को अगर आप एलिमिनेट कर पाएं तो शुगर की प्रॉब्लम खत्म, राइट? You have to eliminate. You have understood the problem. Now you have to eliminate those things. वो जो कॉज है, वो कॉज को समझ लिया, उसको वहाँ से हटा दिया। 50% भी हटाया तो 50% कंट्रोल में आ गया, 100% हटाया तो 100% कंट्रोल में आ गया। जिस दिन हटाया उसी दिन कंट्रोल में आया, या उसके 2 दिन के अंदर आया। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के बाद कितने दिन बाद अभी असर हो सकता है? 48 आवर्स। That is something which a doctor doesn't know, which the patient doesn't know. दे एक्सपेक्ट कि अभी एक्सरसाइज किया तभी फर्क पड़ना चाहिए, कभी पड़ता भी है, कभी नहीं पड़ता है। ये बॉडी के अंदर की एक मिस्ट्री है जिसको मेडिकल साइंस ने अभी ठीक से समझा नहीं है, समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं इसको, राइट? सो थैंक यू। तो एक अंदर एक कबड्डी चलती है। कबड्डी में आपने देखा 2 प्लेयर है, एक ब्लड शुगर है और एक इंसुलिन, राइट? और वो कबड्डी में कभी शुगर हाई हो सकता है, कभी शुगर लो हो सकता है, और उसके मल्टीपल रीजन है, और वो रीजन को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो लेकिन कितना शुगर नॉर्मल होना चाहिए, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। शुगर कितना नॉर्मल होना चाहिए, कोई एक आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ हमारे शहर में कितना स्पीड इट शुड बी अ सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए व्हाट इज सेफ ड्राइविंग स्पीड ऑफ द सिटी? 40 to 60। मान लो 40 और 60 में से एक चूज करना, तो कौन सा? आई वॉन्ट टू रिमेन सेफ 40। तो मैं अपनी गाड़ी में क्या करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी गाड़ी एग्जैक्टली 40 की स्पीड पे चले, जैसे ही ऑन होगा 40 की स्पीड पे चले, ना ज़्यादा ना कम, सेफ रहेगा। द मोमेंट इट स्टार्ट्स इमीडिएटली इट गोज टू 40।
ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। एम आई से हाईली डेंजरस। सो एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर सराउंडिंग सिचुएशन को देख के हर पल वो फीडबैक लेके मैं अपना स्पीड एडजस्ट करता हूँ। कई बार स्पीड 200 की भी करनी पड़ती है जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, राइट। एट दैट टाइम 200 की स्पीड ठीक है, राइट। सो स्पीड कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए वो डिपेंड करता है एज ए ड्राइवर। सो आपकी बॉडी में ड्राइवर है, राइट। उसमें वो इंसुलिन भी एक ड्राइवर है, ऐसे इंसुलिन इज वन हार्मोन, ऐसे कितने सारे हार्मोन है, सब मिलके ड्राइवर है, राइट। एंड दैट ड्राइवर टुगेदर दे डिसाइड व्हाट शुड बी द स्पीड, राइट, व्हाट शुड बी ब्लड शुगर। सो ब्लड शुगर नॉर्मली इन जनरल अगर आपका 250 mg पर डेसीलीटर से कम आता है तो बिना दवाई के इंटरफेरेंस के देन यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि डॉक्टर बोलता है 100, कोई बोलता है 126, कोई बोलता है 140, लेकिन जो 100 बोल रहे हैं, जो 126 बोलते हैं, जो 140 बोलते हैं, इफ यू आस्क कि इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस वो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ इसलिए। पहली बात तो वो आप उनसे कुछ पूछेंगे वो इस तरह घूर के देखते हैं कि वो पूछने की आपको लगता है छोड़ो यार, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है मेडिकल कॉलेज का कि पेशेंट को ऐसे देखो कि वो हिम्मत ही ना करें कुछ पूछने की, ना तो वो आप पूछेंगे ना उनके पास जवाब है भी नहीं और जवाब देने की जरूरत नहीं, राइट। सो बट जो एविडेंस है वो एविडेंस कहता है कि एज लॉन्ग एज योर ब्लड शुगर इज लेस देन 250 नीड नॉट टू वरी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट शुड बी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी मेडिसिन और इंसुलिन। और अगर इंसुलिन और मेडिसिन लेके अगर आपने ब्लड शुगर घटा लिया भी तब भी सिर्फ नंबर घटा, रिस्क फैक्टर वहीं पे है, दिक्कत वहीं पे, वो नहीं घटा। सो मेडिसिन इज नॉट द आंसर, राइट। उससे आपको एक आंकड़ा ठीक दिख जाएगा बट हमारा जो मेन गोल है कोई आंकड़े को ठीक करना नहीं है, हमारा मेन गोल तो है कि अपनी हेल्थ को ठीक करना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, श्योरली डॉक्टर इज नॉट एन आंसर, श्योरली मेडिसिन इज नॉट एन आंसर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक भी इंसान को डायबिटीज नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। उसकी लिस्ट मैंने निकाली, वो लिस्ट आपके सामने है। ये पूरी दुनिया में कुछ जगह है जहाँ पे लोगों को डायबिटीज होता ही नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देशों में ऐसी जगह जहाँ पे डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा नहीं है, ये सारी वो जगह है। तो ये लोग क्या करते हैं, राइट, जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, जोग्राफिकली दे आर डिफरेंट, राइट। वो जेनेटिकली अलग अलग हैं, जोग्राफिकली भी अलग अलग लोकेशन पे हैं, कोई एडवांटेज नहीं है उनको, लेकिन दे आर नॉट डायबिटीज पेशेंट, दैट इज वन थिंग इन कॉमन। तो उसका कारण क्या है, इसको अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे इन सब में एक कॉमन बात और है, इन सब की डाइट इज कॉल्ड अ फ्रॉग डाइट। वो एक खास तरह के डाइट पे, एक सिमिलर डाइट पे रहते हैं, जिस डाइट का नाम आप दे सकते हैं फ्रॉग डाइट। समझने के लिए व्हाट इज फ्रॉग डाइट, अगर ये समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा व्हाई देयर आर नो डायबिटीज पेशेंट इन दीज एरिया, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मार्क करके। व्हाट इज फ्रॉग डाइट, फूड इन रॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन्स, मतलब प्लांट ओरिजिन। फूड इन रॉ, फूड ऐसा जो रॉ से आए कच्चा, और जो प्लांट से आए, ग्रीन से आए, वो दो तरह की चीज़ें मेजरली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। सो इसको और डिटेल में जाएं, फ्रॉग डाइट क्या है। फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल 90%, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ये जोग्राफिकली, इनका अगर मैं फूड एक साइड में ला लूँ तो वो क्या खाते हैं, 90% ऑफ देयर फूड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 10% ऑफ देयर फूड इज कुक्ड फूड, जो पका के खाते हैं। उस 10% में से 0 से 5% तक एनिमल फूड भी है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट वगैरह या फिश वगैरह आ जाता है, सी फूड आ जाता है, लेकिन 0 से 5, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 0 भी है। और इंडस्ट्रियल फूड यानी कि पैक्ड फूड वगैरह 0%, नॉट ऑल। दिस इज व्हाट कॉमनली दे ईट, राइट। कल्चरली दे आर डिफरेंट, राइट, जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, जोग्राफिकली दे आर डिफरेंट, बट वन थिंग इन कॉमन इन ऑल ऑफ देम दैट दे आर ऑन अ सिमिलर काइंड ऑफ डाइट, सिमिलर पैटर्न ऑफ डाइट, एंड दिस इज व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो इसको और डिटेल में जाएं, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है अगर आपको, तो इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं। वेट इन केजी, आपका बॉडी का वेट जितना भी, मान लो मैं 70 केजी मेरा बॉडी का वेट, इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये आपका बजट है। सुबह उठ के छिलका निकालने के बाद 1400 ग्राम फ्रूट या वेजिटेबल या इसका कॉम्बिनेशन मैंने तौल पे रख दिया, और रात तक ये मेरे पेट में होना चाहिए। ये एक पहला रूल। वो कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में खाएंगे, कितना ब्रेकफास्ट का पार्ट बनाएंगे, कितना लंच डिनर का पार्ट बनाएंगे, कितना स्नैक्स में लेके चलेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी। सिर्फ एक रूल याद रखिए कि इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रात को सोने से पहले अपने से पूछूंगी, मान लीजिए आप 100 केजी के हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 किलो, यानी कि रात को सोने से पहले 2 किलो ये अमाउंट पेट में होना चाहिए। कैसे होगा वो आप जाने, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, लेकिन होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2,
उसके अलावा अगर भूख लगती है तो कुक फूड जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, रोटी चावल सब्जी दाल, माइनस इंडस्ट्रियल एनिमल फूड्स विल बी जीरो, राइट? नो इंडस्ट्रियल फूड, नो एनिमल फूड, नो डेयरी प्रोडक्ट। इफ यू कैन डू इट, अगर आप ये कर सकते हैं तो क्या होगा, मेडिकली क्या होगा, जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ, राइट? मेडिकल जर्नल्स में की बात करें, न्यूरोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ये आप सबको पता है ये डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये देखा गया है कि हर 1 साल डायबिटीज पेशेंट को 2 दिन इस डाइट में रहेंगे तो ये ठीक हो सकता है। मान लो कोई 10 साल से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है तो कितने दिन हुआ, 20 दिन अगर वो फ्रॉक डाइट पर रहेगा तो न्यूरोपैथी है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, ये सारे 90% 100% ठीक हो जाते हैं। 90 to 100%। कोई 20 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा है तो कितने दिन रहना पड़ेगा इस डाइट पे, 40 दिन, 40 दिन, राइट? सो लेकिन को जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनके लिए रूल थोड़ा चेंज है, 3 days ऑन फ्रॉक डाइट फॉर एवरी ईयर। यानी कि कोई 10 साल से इंसुलिन ले रहा है तो कितने दिन हो गए उसके, 30 days, राइट? यानी कि कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो ग्लूकोमा का पेशेंट है, कैटरैक्ट का पेशेंट है, सर्जरी या किसी चीज की बात कर रहा है तो उसको यू कैन स्टॉप, रिलैक्स, यू कैन काउंट द डेज कि इतने दिन की बात है, 1 महीने की बात है, 1 महीने यू डू लाइक दिस, विच इज वेरी सिंपल। यू टू बजट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग कि मेरा बॉडी वेट इतना है, मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इतना खाना है, ये रहा साइड में। अब कैसे खाना है उस दिन का आपका रूटीन को देखते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, रात को सोने से पहले देखना कि वो पूरा खाली होना चाहिए भाई। उसके बाद भूख लगे तो फूड खाना है, क्या नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है, दैट इज फ्लेक्सिबल। बट देन दिस बिकम्स ए मेडिसिन, तब ये बन जाता है दवा, राइट? इसको अगर मेडिकल जर्नल की भाषा करें, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन, रिग्रेशन ऑफ डायबिटीज न्यूरोपैथी, ये स्लाइड जहां से मैंने लिया है वो अगर आपको डिटेल में जाकर देखना है तो जर्नल में जाकर देखना है, तो देन यू हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, राइट? ओके, नाउ 10% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको इससे भी लाभ नहीं मिलेगा, बट वो 10%, 90% को इससे ही सब मिल जाएगा। वो 10% को क्या करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर हियर। तो उनको हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स जो हैं वो मदद कर सकते हैं। वंस अगेन जो डायबिटीज एजुकेटर हैं, राइट? तो मतलब वहाँ फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, वहाँ पे दवाइयों के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। तो यह है हियर यू टू टेक द हेल्प ऑफ द डायबिटीज एजुकेटर। इन इंडिया टोटल वी हैव अबाउट 700 डायबिटीज एजुकेटर। यू कैन बिकम वन ऑफ द डायबिटीज एजुकेटर, राइट? आप खुद भी एक डायबिटीज एजुकेटर बन सकते हैं। उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि आज का ट्रेनिंग ये एक एडवांस ट्रेनिंग होते हुए भी सिंप्लीफाइड है, इजंट इट, राइट? एडवांस बातें करते हुए भी सिंपल शब्दों में। वैसे ही वो डायबिटीज एजुकेटर की ट्रेनिंग होती है, जो अगली ट्रेनिंग है 18-19 मार्च को है, दिल्ली में है, राइट? उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जो डायबिटीज एजुकेटर है उनके लिए 5 मिनट की ट्रेनिंग कि अगर 10% पेशेंट को इससे लाभ ना मिले, जो मैंने अभी बोला, तो उनके लिए क्या करना है। उसके लिए आपको ये मिला टोमेटो, यू हैव इट, आपको मिला होगा, राइट? ओके, टेपरिंग ऑफ मेडिसिन एंड डाइट ऑर्गेनाइजर की दवा। आपके पेशेंट वही आते हैं जिनको दवा ऑलरेडी चल रही होगी, इसलिए डायबिटीज का पेशेंट जब आएगा तो ऑलरेडी एक दवा चल रही होगी, वो लेके आएगा। तो उस जो दवा उसकी चल रही है, उस दवा को देखते हुए अकॉर्डिंगली उसके डाइट को आपको प्लान करना है, राइट? कैसे प्लान करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर ये व्हील है, व्हील मिल गया आपको, निकाल के जरा, गॉट द व्हील। सो ये जो है ना, ये डायबिटीज एजुकेटर्स के लिए है, और जो डायबिटीज एजुकेटर नहीं है उसको इस स्टेज पे ये समझ भी नहीं आएगा, बट मैं दो मिनट इसमें लूंगा, राइट? तो ये व्हील देखिए, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटफॉर्मिन एंड पायोप्रिडाजोल, ये दोनों तरह की दवाइयों का जो मोड ऑफ एक्शन होता है बॉडी में वो लगभग सिमिलर होता है, तो वो दोनों एक होते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि पेशेंट को ले रहा है पायोप्रिडाजोल या मेटफॉर्मिन, इनमें से कोई एक ले रहा है, तो आपको ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर को लेके पहला क्वार्टर, ये क्वार्टर चूज करना है। क्वार्टर कौन सा चूज करना है, चारों में से डिपेंड की कौन सा दवा वो ले रहा है। अगर कॉम्बिनेशन ले रहा है तो ये, राइट? अगर वो कोई ऐसी दवाई ले रहा है डायबिटीज की जो स्टमक में जाके इफेक्ट करता है, तो उसके लिए ये पूरे डिटेल में दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उससे ये पूछने की डायबिटीज के अलावा कौन कौन सी दवा ले रहा है, बीपी की दवा भी ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी ले रहा है। जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे जो मल्टीपल दवा ले रहे होंगे, राइट? तो उसके लिए जो बड़ा बाहर का व्हील है, एक व्हील है जिसमें डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, एक व्हील है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, एक व्हील है सिर्फ डायबिटीज का पेशेंट है। तो वो इनर व्हील एंड आउटर व्हील को मैच करना है, और उसमें एक नंबर आ जाएगा, सॉरी एक लेटर आ जाएगा, ABCD कुछ भी आ जाएगा, और वो लेटर वाला जो यहाँ पे ABCD लिखा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जिनके पास है वो देख पा रहे होंगे, ABCD, EFGH, IGF, KF। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D,
और ये डाइट डिजाइन है डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर कि डायबिटीज की कौन सी दवा है, नंबर 1, नंबर 2 कौन कौन से और बीमारी की दवा आप ले रहे हैं। उन दोनों के बेसिस पे एक ऐसा डाइट बनाया है जो डाइट अगर लेंगे तो वही वाला इफेक्ट करेगा बॉडी में जितना इफेक्ट वो मेडिसिन करता होगा टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, बट विदाउट द साइड इफेक्ट। यानी कि वो दवा छोड़ देगा बट इस डाइट पे आ जाएगा तो वही तो इसकी पूरी कैलकुलेशन उसमें दिया हुआ है टोमेटो जो आपके पास वो टूल है, राइट। तो इसका और डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको सेल्फ लर्निंग हो जाएगी। सो देन ऑल्सो विद इन 2 or 3 days यू कैन रिप्लेस द मेडिसिन with food and food will become medicine, food as medicine, right? Thank you. तो मतलब ये कि वो मेडिसिन से जितना ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे थे, ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे थे, वही वाली मेडिसिन के एवज में कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितना कौन सा फूड किस रेशियो में लेना है, उसी का टेबल है, राइट। सो दैट इज व्हाट उसकी कैलकुलेशन पूरा इसमें दिया है, राइट। आपके उसमें कवर में आपको दिख ही जाएगा। अब इस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ईमेल आपको गया होगा डायबिटीज एजुकेटर्स को कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो सवाल आप लिख के दीजिए, मैं अपनी इस ट्रेनिंग में शामिल करूंगा। तो जिन लोगों ने सवाल लिख के दिए उनमें से कुछ सवाल को मैंने शामिल किया है, तो क्विकली उस सवाल में नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या डायबिटीज टाइप 1 क्यूरेबल है कि नहीं? डायबिटीज टाइप 1 क्या है तो अंडरस्टैंड करते हैं, छोटे बच्चों की डायबिटीज, राइट। नॉर्मली कोई डॉक्टर बोलेगा क्यूरेबल नहीं है, इट इज क्यूरेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट कैन बी फ्री ऑफ द मेडिसिन। लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास में तो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट है, सारे क्यों नहीं दवा पूरी तरह छोड़ पाते हैं? करीब 40% ऐसे पेशेंट हैं डायबिटीज टाइप 1 मेरे पास जो है, जो दवाई जिनकी पूरी छूट जाती है, इंसुलिन पूरी छूट जाती है, लेकिन 60% ऐसे हैं जिनकी इंसुलिन कम हो जाती है लेकिन 100% नहीं छूटती है। यानी कि पहले वो 50 यूनिट ले रहे थे लेकिन अब भी स्टिल वो 10 यूनिट ले रहे हैं। तो वो तो पूरी ठीक तो मानेंगे नहीं, 10 यूनिट तो फिर भी लेना पड़ रहा है। इसको समझिए आप क्या हुआ, क्यों ऐसा है, टेक्निकली क्या है। मान लीजिए आपका टायर पंचर हो गया लेकिन आपने उसमें पंचर रिपेयर न करा कर अपने हवा भरा दिया, थोड़ा दूर जाएगा फिर हवा खत्म हो गया, फिर क्या करेगा, दोबारा पंप लगा के हवा भर दिया, फिर थोड़ी दूर और जाएगा, राइट। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो छेद है वो बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, और जैसे वो बढ़ेगा आपका डिस्टेंस हवा खत्म होने का घटेगा कि बढ़ेगा, कम होगा, राइट। तो इंसुलिन वही वाला काम करता है। मेरे पास जो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट आते हैं जो 10 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, इसका मतलब 10 साल से वो रोज हवा भर रहे थे, तो उसका वो छेद टायर का इतना बड़ा हो गया है कि अब वो रिकवरी नहीं हो पा रहा, राइट। तो वो डायबिटीज टाइप 1 है इसलिए वो क्योरेबल नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज टाइप 1 था तो क्योर हो जाता, लेकिन वो हवा भरने की जो प्रैक्टिस है कि रोज इंसुलिन लेना, ऐसा करते हुए इतने साल निकाल दिया तो डैमेज इतना ज्यादा हो गया कि अब बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पा रही, राइट। फिर भी 70-80% इंसुलिन का छूट जाता है लेकिन 100% नहीं छूट पाता था। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको डायबिटीज के पेशेंट पूछते हैं, डज बेरियाट्रिक सर्जरी क्योर डायबिटीज टाइप 2, राइट। आपने देखा नितिन गडकरी पतले हो गए ना अचानक, राइट। अरुण जेटली अचानक पतले हो गए, राइट। तो इन्होंने कुछ समय पहले बेरियाट्रिक सर्जरी कराया। बेरियाट्रिक सर्जरी अगर आसान शब्दों में बात करें तो जो स्टमक है, राइट, उसका गला दबा देना। आपका कोई गला दबा दे तो कितना खा पाएंगे, थोड़ा ही खा पाएंगे ना, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। अब वो खाएगा ही नहीं, उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा, पतला भी हो जाएगा, डायबिटीज सब कुछ गायब हो जाएगा उसका अपने आप में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। तो यहाँ पे देखा गया है पूरी दुनिया में जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे कुछ मंत्रियों ने कराया है, उनकी डायबिटीज इमीडिएटली ठीक हो गई, राइट। फिर ये देखा गया डायबिटीज उस बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से ठीक नहीं हुआ, उसके बाद का जो डाइट था उस डाइट की वजह से ठीक हुआ। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल जर्नल रिपोर्ट डायबिटीज केयर 2013, रैपिड इंप्रूवमेंट इन डायबिटीज आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी इज नॉट, इज इट डाइट और सर्जरी? द आंसर इज द डाइट, राइट। आप देखते हैं कई बार बाईपास सर्जरी जो पेशेंट होते हैं, हार्ट बाईपास सर्जरी, राइट, बाईपास सर्जरी करा के आप वो ठीक हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए बाईपास सर्जरी के बाद लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। अब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तेल को छोड़ दिया, नमक को खाना बंद कर दिया, गुस्सा करना बंद कर दिया, ये सब पहले ही कर लेते हैं ना। The patient become more disciplined after the surgery. भाई 5 लाख रुपए लगाए, आप वो डिसिप्लिन तो नहीं ना, राइट। सो इसके मेडिकल एविडेंसेस हैं कि 2 ग्रुप है पेशेंट्स के, दोनों बोथ आर फिट फॉर बाईपास सर्जरी। एक पेशेंट, एक ग्रुप को बाईपास सर्जरी कर दिया, दूसरे पेशेंट को एक कट लगा दिया, बोल दिया आपका सर्जरी हो गया। दोनों को सर्जरी की बात के नियम समझा दिए कि मॉर्निंग वॉक भी करना है, तेल भी नहीं खाना है, नमक भी नहीं लेना है, कोई गुस्सा भी नहीं दिलाया और आपको गुस्सा करना भी नहीं है, और दोनों को दोनों ठीक है।
दोनों के दोनों से पैसे निकाल लिए बिकॉज वो बाईपास सर्जरी किया, बट एक था प्लेसिबो। प्लेसिबो सर्जरी मतलब एक कट, पेशेंट को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता। आजकल तो ऐसी सर्जरी अलाउ नहीं करते, राइट? इसे अनएथिकल बोलते हैं अब, लेकिन पहले जब अलाउ करते थे आज से कुछ साल पहले, तो रिजल्ट है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बाईपास सर्जरी द पेशेंट गॉट क्योर्ड, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, राइट? तो अगर चेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही है तो वो पहले ही कर लो, बाद में करने की क्या जरूरत है, राइट? सो इज स्वीट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज? देखिए यहाँ आंसर इज क्लियर, स्वीट डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? अच्छा, आप देख रहे हैं पानी लीक कर रहा है, राइट, आपके बाथरूम में, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या पानी रिस्पॉन्सिबल है? पानी दिख रहा है तो आएगा प्लम्बर, बोलेगा ऐसा करो पानी का वो जो है ऊपर से मैं बंद कर देता हूँ, खूंटी बंद कर देता हूँ, तो पानी नहीं आया तो लीक बंद हो गया, राइट? लेकिन पानी अगर ज़्यादा फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ है, राइट? सिमिलरली शुगर ज़्यादा है तो शुगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने देखा, आपने कितने सारे फैक्टर थे, स्ट्रेस था, राइट, इलनेस था, राइट, कई सारे फैक्टर थे, कैफीन था, मेडिकेशन था, दोज आर द फैक्टर, दोस्त सारा शुगर पे, ताकि हम भ्रमित हो जाए। मीठे पे सारा आम नहीं खाना। डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट जो हैं, हमारा कैंप होता है हर महीने, वियतनाम में होता है, मलेशिया में होता है, इंडिया में हर साल में एक बार होता है। अगला कैंप है 21, 22, 23 अप्रैल दिल्ली में, साल में एक बार करते हैं वो डायबिटीज़ कैंप। उसमें नॉर्मल पेशेंट नहीं लेते, जो ठीक हो ही नहीं पा रहे उन्हीं को हम लेते हैं, राइट? नॉर्मली तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक शर्त पे लेते हैं कि आपको तभी हम लेंगे जब आप रोज़ 1 किलो आम खाने को तैयार हो जाओ, और आम का सीजन नहीं है तो 1 दर्जन केले रोज़ खाने हैं, और वो आम खाते हैं, केले खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, और वो ठीक हो जाते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं। सालों साल तक उन्होंने आम नहीं खाया बिकॉज डॉक्टर ने बोला, राइट? यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कौन है, अनिल विज, राइट, उनको 90 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब 15 साल से मैं आम नहीं खाया, मैं केला नहीं खाया। मैंने कहा तो रिजल्ट क्या हुआ, ठीक हो गया? रिजल्ट ये हुआ कि और ज़्यादा आपका डायबिटीज़ बढ़ गया, राइट? सो और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है कि आम खाने से क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि डायबिटीज़ गेट्स क्योर्ड वेरी क्विकली, राइट? तो कई बार मुझे पूछते हैं कि फिर डॉक्टर क्यों मना करते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वो डॉक्टर दे सकता है। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि शायद ऐसा कुछ होगा कि अगर आप ठीक ही हो जाएंगे फिर उनके पास पहुँच जाएगा। तो इज डायबिटिक हेरिडिटरी? डायबिटिक हेरिडिटरी होता है क्या? आंसर इज नो, राइट? कई बार देखेंगे अच्छा मुझे डायबिटीज तो होना है, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, लेकिन आप ऐसे भी देखेंगे कि पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं तभी डायबिटीज हो गई, राइट? सो वो कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। इसकी डिटेल में कभी और जाएंगे, बट देयर इज नो कोरिलेशन कि आपके पेरेंट्स को हुआ तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज जो है वो इंसिडेंटल, आपने देखा ना, अभी वो पल पर कबड्डी खेलता रहता है, ब्लड शुगर और वो इंसुलिन हार्मोन, और वो डिपेंड करता है आपका सराउंडिंग क्या है उस वक्त, सिचुएशन क्या है उस वक्त, राइट? मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जैसी हाई ब्लड प्रेशर, जैसी डॉक्टर के पास कोई जाता है, उसका चेहरा देखता है, ब्लड प्रेशर मेजर करने डॉक्टर आता है, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, राइट? जितना बड़ा डिग्री वाला डॉक्टर होता है ब्लड प्रेशर हाई, जितना महंगा हॉस्पिटल होता है ब्लड प्रेशर हाई, और जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल, राइट? तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं, वो सिचुएशनल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है जस्ट वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, राइट? अब मान लीजिए अचानक देखते हैं पीछे एक सांप है, तो आप भागेंगे ना? अगर अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आप यहीं खड़े रह जाएंगे, एंड यू विल बी किल्ड बाय द स्नेक। तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि खतरा देखो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर को खतरा देखा, आपकी भगवान ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन आप भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। तो ये एक निशानी है कि जैसे डॉक्टर देखना भागना उल्टे रास्ते, राइट? Given below are the standard part of the prescription given by diabetes doctor. Diabetes doctor ये सारे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। आंसर यस और नो, आप बताइए। डायबिटीज की दवा देते हैं, इंसुलिन देते हैं, कोक देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के। आंसर इज यस और नो? यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है। द आंसर इज यस। हैरानी होगी, आप एयरपोर्ट में देखेंगे कि जब वो पास करते हैं दवाइयों के बोतल, दवाइयों के जो डब्बा उसके साथ एक कोक का बोतल भी होता है, और जब वो सिक्योरिटी वाला रोकता है ये क्या है, ये नहीं है, अलाउड नहीं, लिक्विड अलाउड नहीं, तो डॉक्टर साहब ये कोक नहीं है, मेडिसिन है। फिर देखता दिखाओ, डॉक्टर ने लिख के दिए, नहीं वो सिक्योरिटी वाले बोलता है सिक्योरिटी कि इंस्पेक्टर ये भाई ये मेडिसिन है, ये कोक तो है लेकिन ये मेरे लिए दवा है। फिर वो मानता नहीं तो वो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है, और डॉक्टर ने वाकई में लिखा हुआ है कि इंसुलिन लेके जाना है, मेडिसिन लेके जाना है, नीचे लिखा है कोक भी लेके जाना है, तो छोड़ दो, राइट? सो कोक ने अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को इतना पैसा खिलाया, उनकी वेबसाइट में जाकर देखिए कि कोक को भी एज ए रिकमेंडेड मेडिसिन की तरह यूज करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। एक तो उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता है, लेकिन वो भी मेडिसिन का पार्ट बन गया, राइट? सो
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं घोटाला किस लेवल तक हो सकता है। तो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है दवाई से, वो जिसको जो दवाई को बेच रहा है, राइट। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ डायबिटीज और नॉट। मोटापे से डायबिटीज होता है कि नहीं? आंसर क्या है? यस और नो? देखिए, बाल सफेद होने से बुढ़ापा होता है कि नहीं? आंसर यस और नो? बुढ़ापा होता है क्या? यस और नो? जैसे जब कोई बुढ़ा होगा तो साथ साथ बाल भी सफेद होंगे, राइट। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कॉज नहीं है, राइट। अंडरस्टैंड? तो मोटापा भी ओबेसिटी का कॉज, डायबिटीज का कॉज नहीं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, राइट। तो लेकिन अक्सर ये देखा गया कि कोई मोटा हो तो डायबिटीज होगी, कोई बाल सफेद है तो ज्यादातर लोग तो बूढ़े होते तो बाल सफेद होते हैं, लेकिन बाल सफेद है तो वो बूढ़ा ही होगा या जरूरी नहीं है, राइट। देयर इज नो कोरिलेशन, राइट। सो वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ओके, नाउ डिसकंटिन्यूइंग डायबिटीज मेडिसिन सडनली इज गुड फॉर हेल्थ, यस और नो? नाउ यू नो इट इज यस, राइट। ये जो एक मिथ है कि अचानक छोड़ दिए कुछ हो तो नहीं जाएगा, अभी तक ले रहे थे तब तो आप जिंदा थे, अब छोड़ने की बात कर रहे हैं कुछ हो तो नहीं जाएगा, राइट। तो आप एक काम कीजिए, आप अचानक मत छोड़िए, आप उस डॉक्टर से पूछिए जिसने दिया था कि मैं सेमिनार में गया था, वहाँ उन्होंने बोला अचानक छोड़ दो तो ठीक ही होगा। क्या डॉक्टर बोलेगा? अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हुआ, तो डॉक्टर ठीक कहते हैं मैं तो दवा लूंगा, आपने अच्छा भी रैंक खोल दी, लेकिन दवा लेने के बाद अगर कुछ हो जाए तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? तब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। तो एक बात समझिए, अगर आपको कुछ होता है तो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो सिर्फ आप। किसी भी हालत में कोई डॉक्टर कोई और इंसान जिम्मेदार है ही नहीं। और अगर जिम्मेदारी आप ही की है तो थोड़ा आंखें खोल के देखना है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, विदाउट गेटिंग बायस कि लोग क्या बोल रहे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, राइट, उसकी कितनी डिग्रियां हैं। वैसे भी आप देखेंगे ज्यादातर जो बीमार है वो डॉक्टर themselves are more sick than the rest of the population, right? So how they can cure you when they themselves are sick? Now, among the people with similar lifestyle, only some are diabetic. Why? डॉक्टर वो कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ये भी तो वही खाता है, ये भी तो वही खाता है, मैं ही क्यों डायबिटिक? है ना क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो लोग सेम ही खाते हैं, एक डायबिटीज पेशेंट, राइट। तो क्यों ऐसा? देखिए इसको, इसके लिए जय और वीरू दो दोस्त हैं, राइट। दोनों पनीर खा रहे हैं तो क्या होगा? पहली बात तो इसको मैं एग्जांपल से देखता हूँ। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ये खाना यहाँ से ट्रेवल करता है, वो लेना दोनों खाने मुंह में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लिवर में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, राइट। किडनी एलिमिनेट करता है, एलिमिनेशन होता है, कोलोन से एलिमिनेट होता है, राइट। ये सारे स्टेप्स हैं। लेकिन वो खाना खाया 12 बजे, वो खाना जो बॉडी से निकला पूरा एक साइकिल पूरा करके कितने बजे? 8 बजे। 8 घंटे रहा ना खाना, तो 8 घंटे खाना रहा। खाना वही नहीं जो बॉडी ने पचाया, खाना वो भी है जो बॉडी में ट्रेवल किया। जब वो ट्रैवल कर रहा है बॉडी में, तब वो क्या कर रहा है, बाकी सारे बॉडी के अंगों को, हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता हुआ जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो जो ट्रैवल है, दैट ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये है 550 ग्राम्स ऑफ टोमेटो, इसके अंदर 100 कैलोरी, ये पूरा मिला के 100 कैलोरी की एनर्जी है। और 100 कैलोरी की एनर्जी इसमें भी है, लेकिन ये सिर्फ 34 ग्राम्स ऑफ पनीर। दोनों में अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है? सेम। इसको पूरा खा लेंगे तो 100 कैलोरी एनर्जी बॉडी के अंदर जाएगी, इसको पूरा खा लेंगे तो भी 100 कैलोरी एनर्जी। अच्छा, एक कैलोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी का मतलब होता है वेरी सिंपल कि ये बॉटल में कितना पानी है, इस पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उसे कहते हैं 1 कैलोरी, राइट? क्लियर? लेकिन ये खाने तो कितनी कैलोरी आ जाएगी बॉडी में? 100, राइट? यानी कि ऐसे 100 बॉटल में 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओ, या इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतनी ही एनर्जी से 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलोरी। नाउ अब जरा देखिए, ये पूरा भगवान ने बनाया हुआ है, ये इंसान ने बनाया हुआ है। भगवान ने जब इसको बनाया, ये लाइक जैसे कार बनाते हैं, कार का काम क्या, आपको कहीं से कहीं पहुंचाना, तो इंजन के ऊपर 2 टायर फिट करके खड़े क्यों नहीं है? उसमें फिर बैक व्यू मिरर, फिर उसमें स्टीयरिंग, उसमें हॉर्न, उसमें ब्रेक, उसमें सोफा, ये सब की क्या जरूरत है, राइट? मकसद तो ये नहीं यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं उससे वो सेफली आप पहुँच सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने इसमें कैलोरी डाली, एनर्जी डाली, साथ में उसमें विटामिन डाला, मिनरल डाला, फाइबर डाला, वाटर कंटेंट डाला, कई सारी चीज़ डाला, ये देखते हुए कि जब वो ऐसे ट्रेवल करेगा माउथ से लेके पूरे स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलोन तक, तो जगह जगह पे की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप रास्ते में जब टर्न करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है इंडिकेटर लाइट की,
राइट, या फिर बैक व्यू मिरर की, कोई सामने आ गया तो ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में जब फूड ट्रेवल करता है तो इसको भी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ब्रेक की जरूरत पड़ती है, राइट, बैक व्यू मिरर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गाड़ी का इंजन देखा ना इतना सा होता है, राइट, लेकिन गाड़ी कितनी बड़ी होती है। तो कैलोरी तो थोड़ा सा ही है, लेकिन बाकी वो जो है पूरा कार बना हुआ है, ये जो भगवान ने बनाया है। इंसान क्या करता है, उसमें से सिर्फ कैलोरी उठाया और उसका ये बना दिया, राइट। अब ये जो ट्रेवल करेगा तो लगभग उतनी एनर्जी देगा 100 कैलोरी का, लेकिन एनर्जी के अलावा जो चीजें पेरिफेरल चीजें वो तो इसमें नहीं है। दैट इज व्हाट इज डिजीज, दैट इज व्हाट इज इलनेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पॉइजन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकली आप देखें। अब इसको अगर जय और वीरू से जोड़ेंगे तो मान लो दोनों ने पनीर खाया, राइट, ट्रैवल किया। अब क्या होगा, जब पनीर जाएगा पेट में तो वो सिग्नल सिस्टम ठीक से नहीं दे पा रहा पेनक्रियास को, पेनक्रियास खराब था ना, सिग्नलिंग ठीक से नहीं देगा, बिकॉज सिग्नलिंग के लिए जो बैक व्यू मिरर है, जो इंडिकेटर है, जो टमाटर में था वो तो है नहीं। तो उससे क्या होगा, जय के केस में उसका पेनक्रियास गलती से ज्यादा इंसुलिन बना देगा और वीरू के केस में उसका बॉडी गलती से कम इंसुलिन बना देगा, बिकॉज इंडिकेटर नहीं है, राइट। आगे आपकी गाड़ी है, वो इंडिकेटर नहीं दे रहा, आप एज्यूम करेंगे वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है, गेट द पॉइंट। तो इस केस में गलती क्या होगी, या तो आप उसको देख के लेफ्ट टर्न करेंगे, सोचेंगे ये तो राइट टर्न कर रहा है, वॉट एवर। तो सिमिलरली जब भी आप इस तरह के कोई फूड खाते हैं इंसान का बना हुआ, तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो बॉडी बनाती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि वो उस फूड में इंसुलिन वो नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, बैक व्यू मिरर नहीं है, राइट। अब जब बॉडी में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बनती है तब उससे कई सारी बीमारियां आती हैं, ट्यूमर है, पॉलिप्स है, कैंसर है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आर्थराइटिस है, राइट, और कोलाइटिस है। और जब इंसुलिन कम बनता है तो इसे कहते हैं हाई शुगर, बट हाई शुगर से भी कई सारी हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर आती है, राइट। तो एक जब पूछते हैं कि ये भी पनीर खा रहा है, दूध पी रहा है, इसको तो डायबिटीज नहीं हो रहा, हाँ डायबिटीज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ और हो रहा है। डायबिटीज का ऐसा है कि एक दिन से ग्लूकोमीटर से पता चल जाता है आपको डायबिटीज है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आ गई है। कैंसर केस में वो कैंसरस ग्रोथ बढ़ता है, जब तक 20 साल होते हैं तब तक वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो आपको तंग करे, आपको पेन हो, तब वो डायग्नोसिस होता है, गेट द पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि फूड एक खा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा, मुझे ही कुछ हो रहा है, सबको अलग अलग होगा, लेकिन सबको बुरा कुछ ना कुछ होगा। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक, राइट। आप खाएंगे तो आपका बॉडी क्या लेगा, वो ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। बट यू आर डिस्टाइम, वो खाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, मेडिकल भाषा में बात करें तो मेडिकल जर्नल 2004 में हाई इंसुलिन इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन आर्टरीज एंड दैट लीड्स टू अर्ली इंक्रीज डेथ रेट। अब दवा लेने से क्या होता है, दवा लेने से मान लो किसी को डायबिटीज है, उसकी दवा ले ली, डायबिटीज वाले को जैसी दवा लेते हैं तो आपको पता है दवा क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ा देता है, पेनक्रियास को फोर्स करता है कि वो प्रोड्यूस करे इंसुलिन। और जब पेनक्रियास को फोर्सफुली ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थक जाता है, डैमेज हो जाता है। अल्टीमेटली क्या करता है पेनक्रियास, फाइनली कुछ साल बाद वो इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करने लगता है। तो दवा लेने से दोनों सिचुएशन ही आ गए, दवा नहीं लेने से या तो हाई हो रहा है या लो हो रहा है, और दवा लेने से दोनों को ही आपको फेस करना पड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ठीक उस तरह जब इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन इंजेक्शन टाइप 1 वाला लेता है, डेली बेसिस पे कभी उसका इंसुलिन हाई होता है, कभी लो होता है, कभी ब्लड शुगर बहुत हाई चला जाता है, कभी बहुत लो चला जाता है। यानी कि जय और वीरू को दोनों को तो बीमारी होने वाली है, राइट, और दवा लेने से दोनों की बीमारी जुड़ गई आपके साथ, क्योंकि आपके दोनों सिचुएशन फेस करने पड़ रहे हैं। तो दवाई लेने से आपके चांसेस उस बीमार पड़ने के कई गुना बढ़ गए ना कि घट गए, राइट। सो इसके और डिटेल में जाना है तो उसके लिए मेडिकल साइंस के सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके मैंने एक बुक लिखा है, डायबिटीज के अंतिम दिन, राइट, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। इसमें सारे जर्नल्स के रिपोर्ट्स हैं, तो जिनको ये किताब चाहिए तो आपका फीडबैक फॉर्म में उसमें अगर आप लिख देंगे आई नीड दिस बुक, तो मैं आपको ई बुक मेल कर दूंगा। जिनको हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे की किताब चाहिए तो लिख देंगे उसका नाम, मैं आपको ई बुक, आपकी ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको मेल कर दूँ, राइट। सो अब आगे क्या कर सकते हैं, हमें याद रखना होगा 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। इस गुलामी से बाहर निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुछ करने से होगा, बैठे रहने से तो होगा नहीं, वो तो देख ही लिया।
Năm nay Lâm 41 tuổi. मैं 41 साल का हूँ और मुझे 5 साल से डायबिटीज़ है। Thì bác sĩ मैं nói rồi लीती च्यू हूँ tôi nói और chị phải 70 साल की हूँ। 20 साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, तब मैं बहुत रोई थी। आज का टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग ऑन डायबिटीज़, लेकिन टॉपिक के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर आप इस कैरेक्टर को याद करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मामला कैसे है, क्या है। शिकारी शंभू। बचपन में आपने में से कितने लोगों ने नाम सुना या पढ़ा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिला दूं। एक कैरेक्टर था जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कावर्ड, डरपोक, और गलती से एक दिन वो किसी शेर के ऊपर गिर गया और शेर गांव छोड़ के भाग गया, और गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है और इसने पूरे गांव को शेर से बचा लिया, और तब से उसके नाम के आगे लग गया शिकारी, शिकारी शंभू। और हर बार उसकी किस्मत साथ देती, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठता कि फिर उसको उसकी किस्मत खुल जाती, फिर वो हीरो बन जाता। और उसके बाद उसने एक गेटअप भी बना लिया अपना शिकारी की तरह, एक ऐसा बंदूक जिसको उसने कभी भी यूज नहीं किया, आता ही नहीं था यूज करने। तुक्के से कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाता कि उसका नाम हो जाता, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले भागता, लेकिन उस चक्कर में ही अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता। आजकल के डॉक्टर, उनका गेटअप, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो उनके अंदर एक शिकारी शंभू। आज का टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग ऑन डायबिटीज़, लेकिन टॉपिक के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर आप इस कैरेक्टर को याद करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मामला कैसे है, क्या है। शिकारी शंभू। बचपन में आपने में से कितने लोगों ने नाम सुना या पढ़ा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिला दूं। एक कैरेक्टर था जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कावर्ड, डरपोक, और गलती से एक दिन वो किसी शेर के ऊपर गिर गया और शेर गांव छोड़ के भाग गया, और गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है
और इसने पूरे गांव को शेर से बचा लिया। और तब से उसके नाम के आगे लग गया शिकारी, शिकारी शंभू। और हर बार उसकी किस्मत साथ देती, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठता कि फिर उसको उसकी किस्मत खुल जाती, फिर वो हीरो बन जाता। और उसके बाद उसने एक गेटअप भी बना लिया अपना शिकारी की तरह, एक ऐसा बंदूक जिसको उसने कभी भी यूज नहीं किया, आता ही नहीं था यूज करने। तुक्के से कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाता कि उसका नाम हो जाता, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले भागता, लेकिन उस चक्कर में ही अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता। आजकल के डॉक्टर, उनका गेटअप, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो उनके अंदर एक शिकारी शंभू दिखेगा। मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या आप सहमत ना हो, तो इस ट्रेनिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जैसे मैं करता ही हूँ। पहली पार्ट में ट्रेनिंग, व्हाट आई मीन टू से, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर। जहाँ जहाँ आप सहमत नहीं है, आपके पास पेपर हो तो उसको लिख लीजिए क्वेश्चंस, एंड इन नेक्स्ट राउंड वी कैन हैव ए क्वेश्चन आंसर। जब आप सहमत हो जाए तभी उसको माने, नहीं तो वी कैन हैव ए डिबेट अबाउट इट इन द सेकंड पार्ट। हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर है वो लोगों की जान बचाता है, जैसे गांव वालों को लगता है कि वो शिकारी शंभू है तो हमारा गांव सेफ है, लेकिन असलियत क्या है इसको जाने कैसे, उसके लिए हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। क्या लगता है वो एक अलग बात है, बट व्हाट द एविडेंस सेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया में इंसान की बात करें और ऐसा जो डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री के लोग जैसे हम लोग, सबसे पहला कारण मौत का, डेथ का है हार्ट डिजीज। दूसरा कारण है सबसे ज्यादा डेथ का कैंसर, एंड तीसरा कारण है एट्रोजेनेसिस। आपको लग रहा है ये कौन सी बीमारी है? एट्रोजेनेसिस इज द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट रीजन ऑफ डेथ अमंग ह्यूमंस। फर्स्ट इज द हार्ट डिजीज, सेकंड इज कैंसर, थर्ड इज एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस का सीधे भाषा में अगर इसका मतलब बोले, डॉक्टर की वजह से डेथ, दैट इज द थर्ड रीजन। या और सिंपल भाषा में बोलूं, अगर 10 लोग अस्पताल में मरते हैं किसी एक दिन, उनमें से 2 लोगों के मरने का कारण वो डॉक्टर या वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर वो 2 लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो वो जिंदा होते जो अदरवाइज मर गए। इसका ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब 8 लोग, राइट, और जो मरे हैं वो, राइट, या और जो लोग बच गए। चेकअप कराया है। इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के साथ मैं एक बहुत बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ। Thì tôi tin chắc मैं वो था, 67 साल का हूँ। मुझे पिछले 17 साल से डायबिटीज थी। आई बिलीव अपने आप को हेल्दी रखने का डॉक्टर रॉय चौधरी का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और अब मैं बिल्कुल ठीक